हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्टिलो नॉलेज। आज हम बात करेंगे लेबर लॉ की मैराथन पे। तो ये 2 पार्ट्स में आएगी, जिसका आज फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अब इस सीरीज़ में हमारा क्या रहेगा, तो इस सीरीज़ में हम कंसेप्ट को देखेंगे। जो उस कंसेप्ट पे हमारे PYQs आए हैं वो हम देखेंगे, और उससे बेस्ड कुछ रिलेटेड MCQs भी हम इस सीरीज़ में देखेंगे। तो अब ये सीरीज़ किन के लिए बेनिफिशियल होगी? जो भी बच्चा अभी तक लेबर लॉज को टच भी नहीं करा है, तो उसके लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बातें करी गई हैं और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें इंक्लूड करे गए हैं। अब हम देखते हैं सेकंड किन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जिन बच्चों को रिवीजन करनी है, तो ये रिवीजन के पर्पज़ से बेस्ट सीरीज़ रहेगी। ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डाले गए हैं और इसको शॉर्ट रखा गया है वीडियो को, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें हम कौन कौन से एक्ट देखेंगे, सबसे पहले चलिए उन पे बात करते हैं। फर्स्ट एक्ट है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसके MCQs भी हैं, PYQs भी हैं और कंसेप्ट भी हैं। फिर आता हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। फिर आता हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। फिर आता है हमारा माइंस एक्ट एंड कोड। जो भी हमारे नए कोड आए हैं ना, वो कोड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीरीज़ को एंजॉय करिए, और सीरीज़ पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो कंप्यूटर वाली वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, पर यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, तो करो सब्सक्राइब भी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे भी वीडियो या मैराथन क्लासेस लेके आऊँ। ठीक है। और जिन भी बच्चों को PDF चाहिए इसकी, तो कंप्लीट PDF आपको 149 में मिलेगी। आप टेलीग्राम पे जाके बाय कर सकते हो। ट्रेड यूनियन पे बेस्ड हम एक MCQ देखते हैं, जो आया था हमारा 2023 के APFC में। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर, जो कि अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बतानी है हमें, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन लिस्टेड। इन ट्रेड यूनियन में सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया, ये हमें बताना था। ठीक है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो जो सबसे पहले हमारी आई वो थी हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो कि हमारी आई 1920 में। और इसको फाउंड किसने करा? लाला लाजपत राय और NM जोशी ने। अगर पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो वो हमारे थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है। अगर पूछे जाए कि थर्ड एंड फोर्थ कौन थे, तीसरा और चौथा प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का, तो वो था हमारा CR दास। कौन से? CR दास। अब मुझे ये बताओ कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन था इसका, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो ये सबसे ओल्डेस्ट थी हमारी। उसके बाद आती है हमारी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनाई थी हमारी VV गिरी जी ने। ठीक है। तो अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि जो VV गिरी अप्रोच है वो क्या है। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था EPFO में। तो VV गिरी अप्रोच क्या थी हमारी, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो। ये आई हमारी 1947 में। फिर आता है हमारा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो आया हमारा 1949 में। ये लेफ्ट विंग के लीडर्स ने बनाई थी। फिर उसके बाद आता है हमारा भारतीय मजदूर संघ। मजदूर संघ आया 1955 में, दत्तोपंथी ने बनाई थी। ठीक है। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, तो ये फाउंड हुई थी 1970 में। और किसने बनाई थी? ये फाउंडेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। ठीक है। फिर आई हमारी सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये आई 1972 में। तो ये हमारी बनाई एला भट्ट ने। ठीक है। नॉन पॉलिटिकल थी, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई थी। तो ये सारी ट्रेड यूनियन आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। इनके प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेशली ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना। फिर इनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है आपको। इसको याद करने की ट्रिक ये हो सकती है, ए से हमारा AI से याद रखो। जो AI है ना, ए से हमारा हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, और आई से हो गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो जो AI है ना, उसकी यूनाइटेड भारत के सेंटर में सेवा है।
जो यूनाइटेड भारत है उसके सेंटर में सेवा है, इस तरीके से याद रख सकते हो। AI की यूनाइटेड भारत के सेंटर में सेवा है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। तो ये बताओ कि 1926 से पहले क्या ट्रेड यूनियन थी नहीं, और 1920 में कौन सी ट्रेड यूनियन बनी थी उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, जिसके लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट आया क्यों। इससे पहले जो यूनियंस बनी हुई थी ना, बनी तो हुई थी बहुत सारी यूनियंस, पर वो ना लीगल नहीं थी। तो उससे पहले ट्रेड यूनियंस को क्या माना जाता था, इलीगल माना जाता था, ठीक है। अंग्रेज उस टाइम मानते थे कि ये हमारे खिलाफ बनाई गई संस्थाएं हैं, ठीक है। पर उन्होंने 1926 में ये ट्रेड यूनियन एक्ट लेके आए और जो लेबर क्लास है उसको प्रोटेक्ट करने का एक प्रयास करा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट में ये होता है कि जो भी वर्कर्स है ना अपनी एक यूनियन बनाते हैं, तो जैसे उनका फिर एक लीडर होगा, वो लीडर क्या करेगा, अपनी यूनियन की बात मालिक को बोलेगा, मतलब कि जो तुम्हारा कंपनी का ओनर है उसको बोलेगा कि जैसे वेजेस ज़्यादा करो, या सेफ्टी का इशू है, या फिर हेल्थ का इशू हो रहा है इस कंपनी में काम करने से वाले वर्कर्स को, तो जितनी भी बातें होंगी वो एम्प्लॉयर को बताएगा, कौन, जो लीडर होगा वो, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट आने से क्या हो गया, एक लीगल स्टेटस मिल गया। क्या मिल गया, लीगल स्टेटस किसको मिल गया, ट्रेड यूनियंस को। अब वो लीगली चल सकती हैं, ठीक है। अब है ना इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में ना कुछ चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, जैसे ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है, वर्कमैन क्या होता है, ठीक है। हम देखते हैं अब ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन ना टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे क्या है, ट्रेड यूनियन में मान लो एक कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर हैं, उन्होंने मिलकर अपनी एक ट्रेड यूनियन बना ली, पर उन्होंने क्या है 1 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और 1 साल बाद वो सोच रहे हैं कि चलो हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपनी कंपनी का, अपनी ट्रेड यूनियन का। तो पहले 1 साल रजिस्टर नहीं कराया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, वॉलेंट्री है, कंपल्शन नहीं है कि करवाना ही पड़ेगा। जब वो रजिस्टर कराएंगे 1 साल बाद, तब उनसे थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे उनकी कंपनी की एसेट कितनी है, या अभी उनकी लाइबिलिटी कितनी है ट्रेड यूनियन की, ठीक है। एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने वर्कर्स हैं, एड्रेस क्या रहेगा, वो सब बताना होता है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन क्या होगी, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। किस किस को कवर करेगी ये, जो वर्कर हैं और एम्प्लॉयर को करेगी, वर्कर वर्कर को करेगी, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को करेगी, ठीक है। पर ट्रेड यूनियन को अपने पर्सनल फायदे के लिए मेंबर्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट में कौन कौन से आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट वाले डिस्प्यूट आ जाएंगे। इसमें क्या है, वेजेस इंक्रीज कराने के लिए, आवर्स कम कराने के लिए, वो वाले डिस्प्यूट भी आ जाएंगे इसमें। कंडीशन सही करवाने के लिए लेबर क्लास की, कि जैसे क्या है वॉशरूम अच्छे नहीं बने हुए हैं, या पानी पीने का साफ़ नहीं है, या जहाँ पे मिट्टी वाला धूल मिट्टी वाला काम है वहाँ पे क्या है, अच्छे से इक्विपमेंट्स नहीं मिले हुए हैं कि फेस को कवर कर सकें। जहाँ भी काम कर रहे हैं मतलब सेफ्टी नहीं है तो उसके लिए, या छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस सब पे ये सारे डिस्प्यूट इसमें कवर हो जाएंगे। किस किस के बीच में डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में, या एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो ट्रेड यूनियन आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। फिर इसमें बात करता है वर्कमैन की। वर्कमैन क्या है, कोई भी जो इंसान, कोई भी ऐसा बंदा जो कि एम्प्लॉयड है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में, मैनुअल इंडस्ट्री हो या नॉन मैनुअल वर्कर्स हो। नॉन मैनुअल वर्क स्किल, क्लरिकल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी किस टाइप पे, मैनुअल टाइप पे, ठीक है। कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। फिर आता है सुपरवाइजर, जो कि मैनुअल काम में इंगेज नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर इसमें ना 2-3 चीज़ें और भी डिफाइन करी हुई है। एक तो एग्जीक्यूटिव मतलब जो मैनेजिंग अफेयर्स को देखते हैं। फिर एक होता है ऑफिस बियरर क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन होती है ना उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव को इसका हेड बना दिया जाता है। हेड किस तरीके से, कि वो इसको सुपरवाइज करेंगे। उसमें ना मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव होंगे पर ऑडिटर को नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो वो क्या है, इसके ऊपर ट्रेड यूनियन में जो भी अपर लेवल के काम है ना वो ये देखेगा, कब मीटिंग करानी है, कैसे करानी है, कोई इशू हो रहा है तो कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, वो सब इसमें आ जाएगा। ऑफिस बियरर का काम होगा। एम्प्लॉयर कौन है, पर्सन हु एम्प्लॉयज वर्कमैन, जो वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहा है वो एम्प्लॉयर है। फिर इसमें की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए
कोई कंपल्शन नहीं होती, वॉलेंट्री होती है। ठीक है, तुम्हारा मन है तो रजिस्टर करवा लो, नहीं मन है तो रजिस्टर मत करवाओ, कोई कंपल्शन नहीं है तुम पे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखना इसको। तो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है उसे? उसे अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे होगी तो सेंट्रल, स्टेट लेवल पे होगी तो स्टेट। ठीक है, जब तुम कभी भी अपनी जो ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर कराने जाओगे तो वो रजिस्ट्रार के पास जाओगे। ठीक है, वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो सब दिखानी पड़ती है उसको। ठीक है, फिर आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। अब लीगल स्टेटस मिलने के लिए भी क्राइटेरिया होता है। ट्रेड यूनियन तो आप 7 मेंबर पे बना सकते हो। ठीक है, किसी कंपनी में 7 मेंबर हैं तो वो अपना एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं मिनिमम तो ये। फिर क्या होता है, लीगल स्टेटस मिलने के लिए उससे क्या है, जितने भी वर्कर्स हैं, मान लो 500 वर्कर हैं तो उसका 10%। ठीक है, 50 लोग, जब 50 लोग आ जाएंगे तब उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा, या फिर 100। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, या तो 10% ले लो या फिर मिनिमम 100 ले लो। जो इनमें से मिनिमम वाला इंक्लूड हो जाएगा उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। इसका एक MCQ देखेंगे ना तो एक आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत बढ़िया MCQ डाला है, PYQ है वो 2023 का ही। फिर इसमें ना सिविल राइट्स भी मिले होते हैं जो वर्कर्स हैं उनको, ट्रेड यूनियन है उसको, और उनको क्रिमिनल चार्जेस से भी थोड़ी राहत होती है अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर ऑफिस बियरर जो होगा उसके बारे में देखते हैं। तो जो है ना, जितने भी मतलब अगर हम मान लो 15 ऑफिस बियरर रख रहे हैं तो उसमें से हाफ मस्ट भी इंगेज होने चाहिए इंडस्ट्री में। ठीक है, ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। 15 में से मतलब मानो 8 लोगों को तो इंडस्ट्रियल काम से इंगेज होना चाहिए, मतलब उस कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए होना चाहिए। ठीक है, 1/3 कितना हो गया, 33%। या फिर 5 आउटसाइडर, जो इनमें से कम होगा वो वाला काउंट करेंगे, उसको हम क्या बना सकते हैं, ऑफिस बियरर बना सकते हैं। कौन से ऑफिस बियरर को निकाल सकता है या डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है? जब वो 18 साल का नहीं है, 18 से कम है तो उसको निकाल देंगे, अनसाउंड माइंड का है तो उसे निकाल देंगे। फिर हम बात करते हैं फंड ऑफ यूनियन की। अब क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन है अपना एक फ़ंड बनाती है। फ़ंड किस लिए? एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब उसमें ट्रेड यूनियन को चलने के लिए भी तो चाहिए ना। फिर वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, स्ट्राइक के लिए, डिस्प्यूट के लिए, ये अपना जनरल फंड बना सकते हैं। फिर एक होता है पॉलिटिकल फंड, वो क्या है, कंपलसरी नहीं है, वो वॉलेंट्री होता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी संस्था को कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं तो आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं, पर ये है ना कंपल्सन नहीं है, ये याद रखना। फिर इसमें रिटर्न सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को। ठीक है, एनुअल रिटर्न कि क्या प्रोग्रेस रही तुम्हारी ट्रेड यूनियन की, क्या करा, कितना पैसा कमाया है, कुछ भी कितना फंड करा इकट्ठा, वो सब बताना होता है। फिर आता है रिकॉग्निशन। देखो, जो ये ट्रेड यूनियन है ना, ये इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन होता है ना कि रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं होता है इस एक्ट में। रिकॉग्निशन एक अलग एक्ट होता है, ID एक्ट 1947, उसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, पूछ लेते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, चलिए कुछ अदर इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 10, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब जो हमारी ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर करा गया है, अब उसका रजिस्ट्रेशन किस केस में कैंसिल हो सकता है? एक तो खुद चाहते हैं वॉलेंटरली कि हम कैंसिल कराना चाहते हैं, दूसरा कि वो रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने एक्वायर कराया वो फ्रॉड या मिस्टेक से कर लिया है। ठीक है, तीसरा यूनियन अब सीज टू एग्जिस्ट हो गई है। फिर एक और बात, जब रजिस्ट्रार जो होता है ना, जो रजिस्ट्रार ऐसे बोले कि ये आपकी जो ट्रेड यूनियन है मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन, तो इस वाले बंदे को, रजिस्ट्रार को 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड यूनियन को, जिस भी ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल करना चाहता है रजिस्ट्रार, वो 2 मंथ का नोटिस देगा बिफोर कैंसिलेशन। अब ये 2 मंथ का नोटिस में फिर वो ट्रेड यूनियन वाले क्या करेंगे, वो करेंगे अपील। तो सेक्शन 11 में अपील की बात करी गई है। अब अपील कहाँ कर सकते हैं, अपने ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को बचाने के लिए अपील कहाँ करेंगे, या तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में कब करेंगे, जब जो ट्रेड यूनियन है उसका हेड या उसका हेडक्वार्टर या मतलब उसका जो ऑफिस है वो बिग सिटीज़ में है। बिग सिटी कौन सी, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, इन सिटीज़ में है तो वो जाएगा हाई कोर्ट के पास। अगर स्मॉल अदर जगह पे है तो वहाँ जाएगा सिविल कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो होता है हमारा फाइनल। ठीक है, फिर सेक्शन 12 बात करता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस।
जो भी ट्रेड यूनियन है ना उसका अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। क्या हुआ? रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो जो भी रजिस्ट्रार जो भी नोटिस या कुछ भी भेजेगा वो कहाँ भेजेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। ठीक है। चेंज ऑफ एड्रेस टू बी इन्फॉर्म विद इन 14 डेज। एवरी ट्रेड यूनियन का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और अगर इसका एड्रेस चेंज होता है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 13 इनकॉर्पोरेशन। कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन है ना, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो क्या है? कॉरपोरेट बॉडी बन सकती है। क्या बन सकती है? कॉरपोरेट बॉडी बन सकती है। जब वो कॉरपोरेट बॉडी बनेगी तब उसके पास बहुत सारे राइट आएंगे, जैसे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? जैसे आप एक कॉरपोरेट बॉडी हो तो आप हो उस कंपनी के मैनेजर या ओनर, तो आपकी डेथ हो गई या आपने रिज़ाइन कर दिया तो ये कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। जब भी बिजनेस में एक इंसान पर्सन को अलग माना जाता है और बिजनेस को अलग एंटिटी माना जाता है, वही वाला कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, कि बिजनेस चलता रहेगा, इंसान बदलते रहेंगे। फिर उसकी अपनी एक कॉमन सील होगी। अब वो प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकता है। अब वो किसी पे केस कर भी सकता है और कोई उस पर भी केस कर सकता है। ठीक है, तो एक रजिस्टर यूनियन जो है हमारी कॉरपोरेट बॉडी बन सकती है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वो बन सकती है, तो हाँ बन सकती है। फिर आता है सेक्शन 14 एग्जम्पशन फ्रॉम अदर एक्ट। अब जब भी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है ना, ये 3 एक्ट से एग्जम्प्ट होती है। ये 3 एक्ट उस पर लागू नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दें और पूछ लें कि इनमें से कौन सा एक्ट ट्रेड यूनियन या उस पर नहीं लगेगा। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा, कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर एक आता है जनरल फंड, एक आता है हमारा पॉलिटिकल फंड। ये आता है सेक्शन 15 में, ये आता है सेक्शन 16 में, ये है पॉलिटिकल। ठीक है, अब जनरल फंड में क्या होता है? जो भी जितने भी मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के, वो कुछ कुछ स्मॉल अमाउंट इसके अंदर अपना जमा करते जाएंगे। स्मॉल अमाउंट मान लो आप 50 रुपये मान लो। ठीक है, तो हर एक मेंबर इसमें 50 रुपये जमा करेगा। अब ये क्या है? कंपल्सरी है, इसमें तुम्हें पैसा जमा करना ही पड़ेगा। फिर इस पैसे का यूज़ कहाँ होगा? सैलरी या एडमिनिस्ट्रेशन में, जो ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए काम आएगा। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग में काम आ जाएगा। ट्रेड यूनियन पे केस हो जाए तो उस केस में, ट्रेड डिस्प्यूट जो हो जाए उस केस में, अगर कॉम्पनसेशन देना है लॉस के केस में कॉम्पनसेशन दे देंगे, मेंबर के वेलफेयर के लिए यूज़ कर लेंगे, एजुकेशनल और सोशल बेनिफिट में इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पर जो पॉलिटिकल फंड है ना वो कंपल्सरी नहीं है। मेंबर इसमें पैसा डालना चाहे तो डाल दो, नहीं डालना चाहे तो मत डालो। ठीक है, फिर एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है माइनर राइट। अब कौन ऐसा मेंबर है जो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है? तो जो भी इंसान 15 या 15 साल से बड़ा है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, फिर एक इसके अंदर हमने पढ़ा था ऑफिस बियरर का कंसेप्ट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑफिस बियरर क्या होता है। ठीक है, अब डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे ऑफिस बियरर को? एक तो वो 18 साल से छोटा है तो उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक कन्विक्टेड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, उसने कुछ उल्टे पुल्टे काम कर दिए हैं, उस केस में उसको सजा हो गई है तो वो 5 साल तक ऑफिस बियरर नहीं बन सकेगा। ठीक है, फिर जो ये ट्रेड यूनियन है, अगर उस ट्रेड यूनियन का आपका नाम है जैसे राम ट्रेड यूनियन, ठीक है, आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए 2/3 मेंबर की सहमति की ज़रूरत होगी। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में नहीं डाले हैं, तो जिस भी बंदे ने नोट्स परचेज करे हैं वो एक बार इस वाले चीज़ों को लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 24 जो है कि हमारा अमलगमेशन। अब मुझे ये बताओ कि अमलगमेशन और मर्ज में क्या डिफरेंस है? मर्ज का मतलब है जब दो बॉडी हैं आपस में मर्ज होके एक बन गई। जैसे इसका राम था नाम, इसका श्याम था, दोनों मिलके क्या होगी? श्याम होगी। ठीक है, अमलगमेशन का मतलब ये है ये था राम और ये था श्याम और दोनों मिलके क्या बन गई? सीता। सीता नाम की कंपनी बन गई। समझ में आया ना? मर्ज में क्या होता है? नाम चेंज नहीं होता, दोनों में से किसी एक का नाम रख दिया जाएगा। पर अमलगमेशन में नाम भी चेंज हो जाता है, एक नई तरीके की एंटिटी निकल के आती है। तो अमलगमेशन क्या है? जब दो या दो यूनियन क्या है आपस में मिलेगी और एक थर्ड एंटिटी बन जाएगी। तो इसके लिए क्या है, जो इस वाली ए और बी कंपनी है मिलके क्या बन जाएगी? सी कंपनी। अब ए कंपनी के 50% लोग एग्री हो जाएं और इसके 50% लोग एग्री हो जाएं। ठीक है,
तो अमलगमेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो ये 50% एग्री हुए हैं ना, दोनों के मिला के 50%, इनमें से 60% लोग ऐसे बोल दें कि हम इसके फेवर में हैं, तो ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, अमलगमेशन हो जाएगा। अमलगमेशन के बाद नाम जो चेंज होता है उसके लिए एक नोटिस जारी होगा। उस नोटिस पे एक सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। वो क्या है, फिर रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। एक सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे, फिर रजिस्ट्रार जो है वेरीफाई करेगा और रजिस्टर कर देगा इस नई एंटिटी को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन। अब आप अपनी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम 7 मेंबर और एक सेक्रेटरी रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज दोगे विद इन 14 डेज का नोटिस देके कि हम डिसॉल्व करना चाहते हैं। इफ़ रूल डजेंट स्पेसिफाई फंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसमें रूल में लिखा नहीं है कि फंड कहाँ जाएगा, तो रजिस्ट्रार उसको डिवाइड कर सकता है मेंबर्स में इक्वली, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेशन। अब इसमें क्या है, रिटर्न वगैरह भी हर एक संस्था अपना रिटर्न फाइल करती है, तो एनुअल ऑडिट स्टेटमेंट वो रजिस्ट्रार को देगी। कब देगी, जब 30 दिसंबर के एंडिंग 31 दिसंबर को। तो पूछ लेंगे कि ऑडिट स्टेटमेंट कब देगी, तो 31, ठीक है। इसमें इंक्लूड करेंगे लिस्ट ऑफ ऑफिस बीरर एंड चेंजेस, जो भी हुए हैं वो बताया जाएगा। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इसे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। पब्लिकेशन का क्या मतलब है, इसमें जो भी कुछ ये पब्लिश करेंगे ना, तो ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे 3 मंथ बिफोर अप्रूवल, और फिर फाइनल वर्जन को पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गेजेट में। तो समझ में आया ये एक्ट। ऑफिस बियरर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, पूछ सकते हैं ऑफिस बियरर कौन से एक्ट में है, तो वो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन एक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, लीगल प्रोटेक्शन देता है यूनियन को, ठीक है। प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट स्टेटस एंड लीगल आइडेंटिटी। इम्यूनिटी देता है सिविल और क्रिमिनल की, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। इनकरेज करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग को, ठीक है। बार्गेनिंग करेंगे मतलब कि आपस में मिलके सारे वर्क पैसे बढ़वा लेंगे, अपने सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स मंगवा लेंगे, ठीक है, वो सब आ जाएंगे इसमें। लिमिटेशन क्या है, तो ये ओनली रजिस्टर करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत सारी यूनियन बन जाती हैं, उनमें आपस में ही राइवलरी हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब राइवलरी नहीं होनी चाहिए ना, वो तो एक अपना काम निकलवाना है, अपने पैसे बढ़वाने हैं, उसके लिए बनाई गई है, पर ये आपस में ही राइवलरी क्रिएट कर लेते हैं, तो ये गलत है, ये लिमिटेशन है इसकी। इन्फोर्समेंट मशीनरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, और इसमें क्या है, फंड मिसयूज भी हो जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को देते हैं ना, मिसयूज ऑफ फंड ज़्यादा रहता है इसमें, तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं MCQs की। तो हमारा फर्स्ट ये ना, जो अभी मैं MCQs आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे PYQs हैं। चलिए अब हम MCQs की बात करते हैं। ये सारे ना PYQ हैं, ये 2023 के हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं MCQs की। ये ना PYQs हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, तो क्या है, ऑप्शनल है। वॉलेंट्री है, करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहो तो मत करवाओ, ऑप्शनल है, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, 2023 का PYQ है ये। फिर आता है ये एक राइट टू स्ट्राइक वाला क्वेश्चन है। राइट टू स्ट्राइक क्या है, फंडामेंटल राइट है या फिर स्टेटूटरी राइट है, तो ये एक तरीके का स्टेटूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया B, PYQ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सपोज देर आर 5, ये 5 ट्रेड यूनियंस हैं जिनको नाम दिया हुआ है ABCDE, ठीक है। इसमें क्या है, 1100 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ ईच यूनियन, अब इसमें 1100 वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर, उसमें से ट्रेड यूनियन में इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रेड यूनियन का पार्ट इतने लोग हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इनमें से किसको रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हैं। अब मैंने आपको बताया था ट्रेड यूनियन तो कितने वाला इंसान बना सकता है, 7 मेंबर मिनिमम हो वो अपनी ट्रेड यूनियन बना सकता है। रजिस्ट्रेशन या लीगल स्टेटस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10% या फिर 100, इनमें से जो मिनिमम हो वो। अब बात करते हैं इसका 10% कितना हुआ, इसका 10% हुआ 110, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन में कितने होने चाहिए मेंबर, 100 या फिर 10%, जिस जो मिनिमम हो, तो 100, तो ये आ जाएगा, 100 है ना इसमें, तो ये ट्रेड यूनियन सही है।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। फिर ये 100 है तो ये तो है ही है, उसके बाद 370 ये तो उससे ज़्यादा ही है तो ये भी हो जाएगी। 110 वाली एलिजिबल है, 275 वाली एलिजिबल है। समझ में आया ना आपको? जैसे वर्कर कितने थे 110, उसका या तो 10% लोग या फिर 100, जो मिनिमम होगा वो हम काउंट कर लेंगे। तो मिनिमम कितना है इसमें 10% तो हो गया 110 और 100 क्या हो गया 100 मिनिमम। तो मिनिमम लोग तो ट्रेड यूनियन का पार्ट है ना, 100 से ऊपर हैं ये सारे, ये है 100 से नीचे, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझे? मिनिमम के लिए मिनिमम होने चाहिए 7 ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। रजिस्टर कराने के लिए आपको 10% या फिर 100 जो मिनिमम होगा वो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऊपर वो कंसेप्ट भी नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा। 100 होने चाहिए थे या 110 होने चाहिए थे, पर इसमें 80 है तो 80 वाला तो नहीं होगा, तो इसको ई वाले पोर्शन को काट दो, ABCD बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये 2023 का PYQ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो 7 मेंबर। अब आपको एक कन्फ्यूजन होना चाहिए कि आप उसमें बोल रहे थे मिनिमम मेंबर 7 हैं, फिर ई वाली फैक्ट्री में तो 80% थे, तो वो इंक्लूड क्यों नहीं हुए? वो इसलिए कि मिनिमम में आप रजिस्टर करा सकते हो 7 मेंबर पे, बट क्या है कि जो आपको एक बिगेस्ट क्राइटेरिया जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए प्लस। कैसा? 100 लोग या फिर 10% जो वर्कर्स हैं वो उस कंपनी के। अगर यहाँ पे क्या होता कि मान लो 70 लोग किसी वर्कर काम कर रहे थे तो 70 का 10% कितना हुआ 7, तो ये वाला उस केस में सही हो जाता। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। इसमें क्या है, अगर यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ वर्कमैन कितना होता 70 होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता, पर इसका 10% वाला वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए ना। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसिडर एज ए ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो इसमें हमने ट्रेड डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसने पूछा कि ट्रेड डिस्प्यूट किसको माना है 1926 के अंडर। तो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है उसको माना है, कंडीशन ऑफ लेबर ये भी माना है, तो तीनों हैं। एक बार आप ऊपर दोबारा फिर से देख लो। अब ये देखो ट्रेड डिस्प्यूट किसको, एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए, कंडीशन ऑफ लेबर के लिए, टर्म ऑफ वेजेस के लिए, इस सब को क्या माना है ट्रेड डिस्प्यूट माना है। और ये PYQ है 2023 का EO का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट आउटसाइडर कैन बी ऑफिस बियरर ऑफ ए ट्रेड यूनियन अप टू। अब क्या है आउटसाइडर कितने बन सकते हैं, 1/3 पढ़ा था ना हमने, 1/3 या फिर 5, जो जिसमें से जो मिनिमम होगा वो, तो इसमें आ जाएगा B। फिर हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन ऑफिस बियरर ऑफ ए ट्रेड यूनियन इंक्लूड। किसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑफिस बियरर बनने से? जो एक तो 18 साल से कम हो वो कट जाएगा, या अनसाउंड माइंड का हो वो कट जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो वो कट जाएगा। और क्या है इसमें, क्या है इंडस्ट्रीज में काम करता होना चाहिए ना 1/3 वाला, तो इसके सारे हो जाएंगे डी आंसर हो जाएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट मैंने ऊपर अच्छे से बताया हुआ है, देख लो उसे। तो ये हमने आज जो डिस्कस करे थे वो सारे PYQs थे इन 2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो आपको एक इस एक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका लेवल भी पता चल गया होगा। तो इसी हिसाब से हमें एक्ट पढ़ने हैं और इसी हिसाब से मैंने आपको ये एक्ट पढ़ाया है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर पसंद आ रही है तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसकी EPF और APFC के नाम से एक है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे लेक्चर वहीं से जाके देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों आया, इसका क्या मतलब था, 1947 में आया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और सेटल करा जाए। इसमें क्या है पीस एंड हार्मनी बनी रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ये वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ठीक है, प्रमोट करेगा फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। देखो जो भी जितने भी ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे किसके वेलफेयर के लिए आए हैं, लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए। ठीक है, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे एक्ट बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ये, होल इंडिया में। पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, पर अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, आर्म्ड फोर्सेस में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, मैनेजर की पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की पोस्ट पे है ना, उन पे ये लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। इसमें ना 7 अथॉरिटी दी हुई है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है।
तो ध्यान से देखेंगे इसे। 7 में से देखो ये है ना 4th है, ये वाली 5th है, ये 6th है और ये 7th है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना अरेंज जब आप नोटबुक में लिखो तब। बाद में मैंने लास्ट में ना इसकी कंपैरिजन भी डाल दी है कि तीनों चारों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क कमेटी की। वर्क कमेटी सेक्शन 3 में आती है। ये ना हार्मनी को प्रमोट करती हैं, डे टू डे जो भी इनके मुद्दे हैं उनको रिजोल्व करती हैं। कब बनेगी ये? जब 100 से ज़्यादा वर्कर होंगे तब। किसी कंपनी में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ क्या है, एक वर्क कमेटी बनाई जाएगी जो डे टू डे जो काम हो रहे हैं उनको देखेगी। ठीक है, फिर आता है कंसिलिएशन ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर यूपीएससी ईपीएफओ में एमसीक्यूज भी पूछा गया है। ये सेक्शन 4 में आता है। ये एक तरीके का मीडिएटर है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंटर करेगी, स्टेट लेवल पे है तो स्टेट करेगी। ठीक है, फिर आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है डिस्प्यूट एंड प्रमोट करता है सेटलमेंट। ठीक है, फिर 4th आता है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसका क्या काम है? ये ना बेसिकली इसका काम ये है कि ये इंक्वायरी करेगा, कुछ ऐसे रूल वगैरह लॉ वगैरह कुछ नहीं देता, ये इंक्वायरी करता है, वैसे इसका काम इंक्वायरी का है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। ठीक है, फिर हमारा आता है 5th लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट सेक्शन 7 में आता है। ये क्या करता है? डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसमिसल, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, उसके बारे में देखता है। फिर आता है हमारे 6th इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। ये आता है सेक्शन 7A में। ये वेजेस का, बोनस का, अलावेंसेस का, आवर्स ऑफ वर्क का, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, ये सब मुद्दे कौन देखता है? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। ठीक है, फिर आता है हमारा 7th नेशनल ट्राइब्यूनल। ये क्या करता है? जो नेशनल इंपॉर्टेंट के जो मुद्दे हैं ना उनको देखता है। ठीक है, जो क्या है, इंटरस्टेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको देखता है। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन 2 है ना इस एक्ट का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, वो देखते हैं हम क्या है। इंडस्ट्री किसको बोला गया है? कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी ये सर्विसेज है ना उसको बोल देंगे हम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन कौन नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नहीं आएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में नहीं आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि नोटिफाइड नहीं हुए वो वाले नहीं आएंगे। ठीक है, जो नोटिफाई हो गए वो आ जाएंगे, वो उसके अलावा नहीं आएंगे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में, या एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको, या डिसएग्रीमेंट्स है, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या होती है और ये यूपीएससी में पूछी गई है। जो भी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है या मैनुअल काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम? वर्कमैन बोल देंगे। ठीक है, इसमें जो ये मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला स्टाफ आता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। जो एक्सक्लूड वाली चीज़ें ना ये जरूर याद रखनी है आपको। फिर देखिए स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक क्या होती है? जब पूरी तरीके से काम रोक के बैठ जाते हैं वर्कर। ठीक है, स्ट्राइक कई तरीके की होती है, वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कोई 2-3 मिनट की। ठीक है, स्ट्राइक क्या होगा? काम रोक देना। सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी, मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स क्या कर देंगे, बोलेंगे हम तो कोई काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक पे बैठे हम तो। ठीक है, तो हो जाएगा स्ट्राइक। अब हम देखते हैं लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? जो मालिक है ना, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी याद रखना, लॉकआउट का मतलब है टेम्परेरी। लॉकडाउन भी टेम्परेरी थे ना, उसी से याद रख लो, लॉकआउट टेम्परेरी होता है ये। इसमें क्या होता है? मालिक को लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है या उसका काम सही से नहीं चल रहा, तो वो टेम्परेरी अपने काम को बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेरी अपने जो बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनको निकाल देगा, उसको बोलते हैं हम लॉकआउट। ठीक है, लॉकआउट और ले ऑफ एक तरीके का सिमिलर है। लॉकआउट में क्या होता है? इसमें टेम्परेरी अपने काम को ही क्लोज कर देता है। अब ले ऑफ क्या है? ले ऑफ में क्या होता है? जो एम्प्लॉयर है ना वो वर्कर्स को निकाल देगा कंपनी से, क्योंकि उसके पास काम नहीं है या कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई है, मतलब फ्लड वगैरह आ गया है तो उसकी कंपनी डूब गई है, या जो मशीनरी वगैरह है वो टूट गई है, तो इसलिए वो निकाल रहा है। ठीक है, फिर आता है एक रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब इन पे ना क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? किसी वर्कर को निकाल देती है कंपनी कोई भी रीज़न के हिसाब से, पर रीज़न कौन से नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी रीज़न से टर्मिनेट कर देगी, निकाल देगी कंपनी, पर कौन से रीज़न नहीं होने चाहिए ये देखो। पनिशमेंट के बेसिस पे नहीं निकाल सकती उसे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बेसिस पे नहीं निकाल सकती उसे, ठीक है, सुपर एनुएशन के बेसिस पे नहीं निकाल सकती। और यहाँ कोई वर्कर क्या है, बीमार चल रहा है, 1 महीने से बीमार चल रहा है, तो उसको उस बेसिस पे नहीं निकाल सकती कि वो बीमार चल रहा है निकाल दो उसे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पूछ लेंगे कौन सा बेसिस नहीं होगा। कोई भी रीज़न दे सकती है रिट्रेंचमेंट के लिए, पर ये वाली रीज़न नहीं दे सकती। ठीक है।
फिर एक आता है क्लोज़र, तो उसमें क्या है, परमानेंट क्लोज डाउन कर देना प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, अपनी कंपनी को ही परमानेंट बंद कर देना। लॉकआउट में क्या था, टेम्परेरी, और क्लोजर में क्या है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट की, जो कि हमारे चैप्टर 5 में मेंशन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में जो इंसान काम कर रहा है वो क्या है कि बिना नोटिस के स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, तो उसे 6 वीक पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक या लॉकआउट कर रहे हैं। और जब वो चीज़ नोटिस दे दिया है उसके विदिन 14 डेज में भी ये स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब कंसिलिएशन चल रही है, जब यह क्या है, मीडिएशन की बात हो रही है ना, उस टाइम पे अगर स्ट्राइक और लॉकआउट करोगे ना तो वो इलीगल मान जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के अंदर क्या डिफरेंस है। ले ऑफ क्या होता है, ठीक है, इसमें वर्कर का फॉल्ट नहीं होता। ले ऑफ में क्या है, निकाल रही है, कंपनी के पास काम नहीं है इसलिए वो निकाल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन कितनी देंगे, 50% वेजेस, मतलब जो लास्ट मंथ उसकी वेजेस थी, मतलब उसकी 10,000 थी। ठीक है, तो इस बार कितना, 50% उसका 5,000 प्लस जो भी DA अलाउंसेज है वो मान लो 2,000, तो उसको कितना, 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर रिट्रेंचमेंट क्या होता है, 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए कंपनसेशन कितनी होगी, 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें क्या है, एक महीने पहले ही बता देंगे जिस वर्कर को निकालना चाह रहे हैं कि हम तुझे निकालना चाह रहे हैं भाई, और उसके लिए फिर 15 डेज की एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विस, तो उसका कोई भी जिस साल भी कंप्लीट करा है उसमें से 1 महीने का 15 डेज का निकाल के उसको पैसे दे देंगे। फिर आता है क्लोजर, मैंडेटरी होता है। ठीक है, क्लोजर में क्या है, कंप्लीट, मतलब तुमने कंपनी बंद कर दी, तो इसके लिए क्या है, अगर तुम्हारे पास 50 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो तुम्हें 60 दिन का तो नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 2 मंथ का। ठीक है, 2 मंथ पहले बताना पड़ेगा वर्कर्स को कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, और इसमें भी 15 डे का एवरेज पे देंगे। फिर हम इसके MCQs देखते हैं, तो कुछ MCQs मैंने इसमें डाले हैं जो APFC में 2023 में आए हैं, EO में जो 2023 में आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए रिट्रेंचमेंट, किसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोला जाएगा। टर्मिनेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कोई भी रीज़न, रिट्रेंचमेंट में क्या था, कोई भी रीज़न हो सकता है, और जो 2-4 रीज़न थे वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात सही बिल्कुल। वॉलेंटरली रिटायरमेंट ऑफ ए वर्कमैन, तो ये रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ चल रही है इंसान की और तुम निकाल रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस आफ्टर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, ये भी सही है, तो इसका तीनों ये ऑप्शन सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। स्ट्राइक का क्या मतलब है, स्ट्राइक का मतलब है कि काम को रोक देना, ससेशन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग टू अदर्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन अगर मिलके बोलेंगे कि हम नहीं काम कर रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी वेजेस बढ़ाओ या कुछ भी उनकी डिमांड होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, रिफ्यूजल टू वर्क अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है इंडिविजुअल ससेशन ऑफ वर्क विदाउट यूनियन सपोर्ट। देखो इंडिविजुअल वाला नहीं आएगा इसमें, ये काट दो थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कट गई, सेकंड सही है। रिफ्यूजल टू वर्क अंडर कॉमन, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि हम किस रीज़न से काम नहीं करना चाहते, आपस में मिलके बता रहे हो। फिर एक होता है स्टे इन स्ट्राइक, वर्कर रिमेन बट डू नॉट वर्क। ठीक है, वर्कर्स तो हैं, छोड़ के नहीं गए हैं, पर वो क्या है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे, स्ट्राइक में आ जाएंगे। थर्ड नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट कम फर्स्ट गो, ये किसका प्रिंसिपल है, तो ये है रिट्रेंचमेंट का। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट इसमें होती है। प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि जो लास्ट में आया ना वो पहले जाएगा, अगर कंपनी निकाल रही है तो जो नया फ्रेशर है उसको पहले निकालेगी, ये वाली बात कर रहे हैं, तो इसका सी हो जाएगा। सेक्शन वैसे पूछ तो नहीं है बट मैंने डाल दिए हैं। फिर आता है ये है ना, EPFO में पूछा हो गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना जो मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड नहीं होते, तो यही वाली बात इसमें मेंशन करी गई है। ये देखो, नॉमिनेटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड नहीं होता, ये इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अब इसके बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट सेल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फॉर फ्रॉम अमंग एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। सही बात है ये, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ वर्कमैन होने चाहिए इसमें। इट सेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर, ठीक है, 20 और 20 से ज़्यादा जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ होगी, ये बात भी सही है। नॉमिनेटेड नहीं होता, इलेक्टेड होता है। द टोटल मेंबर ऑफ द कमिटी सेल नॉट बी मोर देन 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 राइट और ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर ए लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इज कैन बी, ये आएगा इसका सी, कैन बी परमिटेड बाय द फोरम इफ द अदर पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट और गिव कंसेंट। क्या है, जो सामने वाली पार्टी कंसेंट दे देती है तब ये हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कंट्रोल इंडस्ट्री क्या होता है? कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच, जिसका कंट्रोल क्या होता है, यूनियन के पास होता है। और यूनियन के पास आया किससे? सेंट्रल एक्ट के थ्रू, मतलब कोई लेजिस्लेशन यूनियन को पावर दे रही है, कंट्रोल दे रही है किसी इंडस्ट्री का पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसका आ जाएगा ए। कंट्रोल इंडस्ट्री कौन सी बोली जाएगी? जिसकी पावर सेंटर के पास है। और सेंटर के पास वो पावर आई कैसे? कोई लेजिस्लेशन की हेल्प से, कोई ऐसा रूल लेके आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। फिर हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे PYQs हैं। तो क्लोजर का क्या मतलब है? परमानेंट क्लोज डाउन हो जाना, ठीक है। वर्कमैन का क्या मतलब है? जो स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स जो भी हैं वो आ जाएगा। स्ट्राइक क्या होता है? सेसेशन ऑफ वर्क पे चले जाना, वर्क को रोक देना। और इसमें ये नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिविजुअल कोई इंसान स्ट्राइक पे जा सकता है क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ वर्कर मिलके ही जाएंगे। किसी एक को दिक्कत है तो कंपनी छोड़ के चले जाओ। ग्रुप में लोगों को दिक्कत होगी, पूरे ग्रुप को दिक्कत होगी या मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होगी, तब ये माना जाएगा स्ट्राइक, ठीक है। लॉकआउट क्या होता है? टेम्प्रेरी मालिक ने क्लोज डाउन कर दिया है वर्क को। तो ये सारे इसका मतलब सामने सामने ये आंसर दिया हुआ है। ये PYQ है। इस ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ये वाला ए आंसर है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला 10 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इन्फोर्स सेटलमेंट ओनली टू इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट रिपोर्ट? तो वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कि सेटलमेंट की कोई पावर नहीं है, वो तो सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या फैक्ट है, क्या डाटा है, वही बताएगा सिर्फ। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है यहाँ पे। द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील विद, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है हमारा किससे डील करेगा? तो वो हमारा करेगा वेजेस, बोनस, लीव, रिट्रेंचमेंट, ऊपर भी मैंने मेंशन करा हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हो। आज हमारा एक्ट रहेगा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब ये जो तीनों एक्ट जो हमने कर लिए हैं, MCQs इस पे हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो भी 2021 का एग्ज़ाम रहा, 2023 का रहा, 2017 का रहा, EPFO का EO वाला, और APFC में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। आज हमारा रहेगा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो अब आपसे पूछे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया ये एक्ट? तो ये आया कि एक मिनिमम फिक्स रेट कर दिया जाए लेबर का, कि कोई भी किस तरीके का काम है, स्किल वर्क है, अनस्किल वर्क है या सेमी स्किल वर्क है, किस तरीके का वर्क है, उस हिसाब से एक फिक्स रेट कर दिया है कि इससे कम वेजेस नहीं दोगे। इससे अगर कम वेजेस दी तो आपको फाइन लगेगा या इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लेबर क्लास को बचाने के लिए आएगी कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आपको कहीं भी अपने घर में भी कुछ कारपेंटर वगैरह लगाना पड़ेगा तो एक मिनिमम वेज है, पर डे का आपको उतना पैसा उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, हर स्टेट का इसमें ना फिक्स कौन करता है? फिक्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अब हर स्टेट में एक मिनिमम वेजेस है ना, अलग अलग होती हैं। जैसे बिहार में कोई काम करे तो कम पैसों में काम कर लेगा, पर वही काम अगर हरियाणा में आके करेगा बिहार का कोई आदमी तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए तो माइग्रेशन होता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या करा है, डिफाइन करा गया है। अडल्ट क्या होगा, एडोलसेंट क्या होगा, चाइल्ड क्या होगा। जो हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा था ना, उसकी डेफिनेशन से ये अलग डेफिनेशन है। तो अगर आपको पूछे कि मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग एडोलसेंट क्या होगा और फैक्ट्री एक्ट के अंदर एडोलसेंट क्या होगा, तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। तो इसमें चाइल्ड किसे बोलेंगे? 14 ईयर से कम वाला, ठीक है। 14 ईयर से कम वाला क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा। एडोलसेंट क्या हो जाएगा? 14 से लेके 18 ईयर तक का, ठीक है। जो 14 ईयर से लेके 18 ईयर तक, पर हमने फैक्ट्री एक्ट में क्या पढ़ा था? 15 to 18 पढ़ा था, ठीक है।
ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मैंने दोनों अलग अलग बता दिया, आपको याद रखनी है। अडल्ट क्या होगा, 18 साल से ज़्यादा वाला, ठीक है, या 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, उसको बोल देंगे हम अडल्ट। तो ये आप याद रखना, फैक्ट्री एक्ट से डिफरेंट है। अब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछें कि मिनिमम वेज कौन फिक्स करता है, तो उसका आंसर होगा, अगर वहाँ दिया हो स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है, एक ऑप्शन दिया होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उसका आंसर क्या होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कुछ पे मिनिमम वेजेस कौन डिसाइड करेगी, सेंटर, कुछ पे कौन करेगी, स्टेट। अब सेंटर कौन से, जितने भी बड़े बड़े मामले हैं, जैसे माइंस हो गया, रेलवे हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, मेजर पोर्ट्स वगैरह हो गया, इन पे डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट किसमें, ये एग्रीकल्चर वाला हो गया, ये स्मॉल पोर्ट्स हो गए जो, ठीक है, माइनर पोर्ट्स, तो उन पे जो डिसीजन लेने होंगे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब वेजेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा भी गया है। तो ये ना वेजेज में क्या इंक्लूड होता है, वेजेज में क्या होगा, जो आप बेसिक पे आप जो दे रहे हो, ठीक है, बेसिक पे आ जाएगा, इसमें हाउस का रेंट आ जाएगा, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। अब क्या होता है, कई कई जगह पे क्या होता है कि सैलरी दे देंगे आपको, उसके साथ आपको बोलेंगे कि हम 2 टाइम का आपको खाना दे देंगे, या आपको बोलेंगे कि मैं 10 किलो चावल देंगे, 5 किलो आटा देंगे, तो वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो बोनस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, पीएफ इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और कल हमने देखा था जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट था उसमें भी पीएफ इंक्लूड नहीं था। जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसके अलाउंसेस भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ हाउसिंग और अकोमोडेशन की वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज होती है ना, कंपनी बोलती है कि हम आपको सैलरी भी देंगे और आपको हम रहने के लिए फ्लैट भी देंगे, तो ठीक है, ये ना मिनिमम वेजेस में फ्लैट को हम इंक्लूड नहीं करते, पर रेंट इंक्लूड कर देते हैं, महीने का 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो मिनिमम वेज है वो कैसे निकलती है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड है, उसके लिए 2 मेथड है, एक होता है कमेटी मेथड। इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, ठीक है, वो कमेटी क्या देखेगी, वो ना देखेगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कितनी वेजेस मिल रही है, क्या उस वेजेस से लेबर क्लास का काम चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, या उससे अभी ज़रूरत पड़ रही है कि उसको बढ़ाना चाहिए, तो वो सब देख के फिर अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को देगी, उसके बाद मिनिमम वेजेस डिसाइड होगी। फिर एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है, वो है ना पब्लिश कर देगी एक गैजेट के अंदर, गवर्नमेंट क्या है गैजेट के अंदर पब्लिश कर देगी कि ये मिनिमम वेजेस रहेंगी, और उसके लिए आपको है ना ऑब्जेक्शन हो कि ये कम कर दी है या ज़्यादा कर दी सरकार ने, तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन हो तो मिनिमम 2 मंथ्स दिए जाएंगे, उसमें आप अपनी ऑब्जेक्शन को भेज सकते हो सरकार के पास, उसके बाद फाइनलाइज हो जाती है। इसके लिए ना एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है इसमें देखने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन कवर होता है, तो ये ना ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने ये मिनिमम वेजेस आप किसी को नहीं दे रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसको एक बाउंडेड लेबर की तरह ट्रीट करा जाएगा, बंधुआ मजदूरी की तरह ट्रीट करा जाएगा, और फिर आपको 500 रुपये का फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने तक की। अब क्या होता है, वेजेस जो होती है मिनिमम वेजेस, उसको है ना हर 5 साल बाद रिवाइज करना पड़ता है। कितने साल बाद, हर 5 साल बाद रिवाइज करना पड़ता है। और अगर आपकी मिनिमम वेजेस से आपको मतलब कोई आपको मिनिमम वेजेस नहीं दे सकता, नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपको पास विदिन 6 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंटेड होता है, ठीक है, वो देखेगा कि जो ये मिनिमम वेजेस दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, रजिस्टर मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ इंस्पेक्टर देखेगा। अगर आपसे पूरी बातें और बता देती हूँ आपको इम्पोर्टेंट। अब मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब आप वहाँ कंपनी में गए काम करने के लिए, पर मालिक बोला कि आज मैं छुट्टी दे रहा हूँ, आज काम ही नहीं है ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा, आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं, आपको उस दिन की सैलरी मिलेगी, क्योंकि वर्कर तो इच्छुक है काम करने का। अब ओनर के पास काम नहीं है तो ये तो काम करने के लिए आया है ना वर्कर, तो अगर वर्कर उस कंपनी में आधा घंटा या 1 घंटा भी रुका है तो उसे सैलरी कैसी मिलेगी, फुल डे की, ठीक है। ये बात पूछ लेते हैं, याद रखना। अब क्या होता है, एक बात और ध्यान रखो आप, जो वर्कर है कोई मान लो वो 2 काम कर रहा है, एक कोई वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है और एक वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, मान लो एग्जाम्पल। तो अब जो जितने घंटे वो यहाँ काम करेगा, यहाँ वाली मिनिमम वेजेस भी उसको मिलनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिशियन का जैसा काम कर रहा है वहाँ जितनी मिनिमम वेजेस लिखी हुई है वो दोनों मिनिमम वेजेस उसे मिलेगी। यहाँ 4 घंटे के हिसाब से मिल जाएगी, 4 घंटे यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। और ये
कहाँ पे अप्लाई होती है? जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उस पे लागू होती है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारी इंडस्ट्री और मैनुअल वर्क आ जाता है, पार्ट 2 में आ जाती है हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल वर्क्स। ठीक है, अब देखो, आपने मिनिमम वेजेस के लिए अलग वेजेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए अलग वेजेस हैं, बोनस के लिए अलग क्राइटेरिया हैं। तो इतने मिक्स क्राइटेरिया हो गए हैं ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोड ऑफ वेजेस एक्ट आए हैं। ठीक है, वो जो वेजेस वाले कोड हैं वो आए हैं, उसके अंदर फिक्स कर दिया है, एक फ्लोर वेजेस को फिक्स कर दिया है। तो उसमें मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट नहीं है, उसमें है कि एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल दिया है और ऑल वेजेस का। तो वो हम बाद में देखेंगे, छोड़ दो इसको अभी। अब देखो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? सेंटर के केस में सेंटर रूल बनाएगी, स्टेट के केस में स्टेट रूल बनाएगी। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको काम दे रहा है। एम्प्लॉय कौन होता है? जिसको काम मिल रहा है, आप। जो भी एनीवन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड, काम के लिए जिसको भी हायर करा जाता है वो एम्प्लॉय हो जाएगा। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एनी एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन शेड्यूल, जो भी शेड्यूल के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड है वो हमारी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो एक बार आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट देख लो कौन कौन सी होती है, नज़र मार लो। कहाँ से? बेयर एक्ट से। आप डालो उस पर कि मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को एक बार नज़रों में से निकाल दो। फिर आती है वेजेस। अब वेजेस, हर जगह वेजेस की डेफिनेशन अलग है। तो इसमें वेजेस क्या रहेगी हमारी? जो भी बेसिक रेट है वो, प्लस डियरेंस अलाउंसेस, और फिर आता है हमारी कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेजेस की डेफिनेशन को देख सकते हो एक बार। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस रेट। फिक्स कौन करता है? तो गवर्नमेंट फिक्स करती है और रिवाइज करती रहती है मिनिमम वेजेस रेट को। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन पार्ट 1 और सेकंड शेड्यूल के लिए रिवाइज कितने साल में करेगी? 5 साल में एक बार रिवाइज करती है इसे। वेजेस किस पे डिपेंड करेगी? जो भी जोन, क्लास, स्किल, स्किल के लिए अलग मिनिमम वेजेस है, अलग अलग डिफरेंट जोन के लिए अलग अलग वेजेस है। ठीक है, अब थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान देना। इस पॉइंट में क्या बात हो रही है कि गवर्नमेंट है ना, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर मिनिमम वेजेस को फिक्स नहीं करेगी। किस केस में? जब वहाँ 1000 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वहाँ 1000 से ज़्यादा वर्कर होंगे तुरंत वहाँ मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट लगा दें। ये गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्रीज वगैरह को एग्जेम्पशन देती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइम रेट क्या होता है, पीस रेट क्या होता है, गारंटीड टाइम रेट क्या होता है, ओवर टाइम रेट क्या होता है। ओवर टाइम के रेट क्या होता है? जब आप काम करना था आपको 6 दिन, पर आप संडे को भी काम कर रहे हो, तो मतलब आप एक्स्ट्रा डे काम कर रहे हो, तो आप ओवर काम कर रहे हो, तो उस केस में आपकी पेमेंट कितनी हो जाएगी? आपको डबल सैलरी मिलेगी। तो वो हो गया हमारा ओवर टाइम। फिर एक होता है हमारा गारंटीड टाइम रेट। इसमें क्या कराया जाता है? इंश्योर ए मिनिमम टाइम बेस्ड पे इवन फॉर पीस रेट वर्कर्स। पीस रेट वर्कर क्या होते हैं? पर पीस 5 रुपये मिलेगा, जितने पीस मिलाओगे उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो पीस रेट उससे बोलते हैं। तो गारंटीड टाइम रेट क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? मिनिमम जो है ना, मिनिमम टाइम बेस्ड रेट आपको देंगे कि इतना तो आपको इतने टाइम के लिए इतनी वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर आता है मिनिमम पीस रेट, पर पीस पे 5 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा देना चाहो तो ज़्यादा दे दो, पर पीस 5 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मिनिमम पीस रेट ये होता है। मिनिमम टाइम रेट क्या होता है? रेट फॉर टाइम वेस्ट वर्क, 1 घंटे का, 2 घंटे काम करने का, 3 घंटे काम करने का, तो मिनिमम टाइम रेट डिसाइड होता है। ठीक है, फिर जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसकी कन्वेंशन नंबर 95 और 131 आपको याद करनी है, क्योंकि जो 95 है वो प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस के लिए आई है, और 131 हमारा मिनिमम वेजेस फिक्सिंग कन्वेंशन है। तो ये दोनों कन्वेंशन आप याद कर लेना। फिर आता है हमारा एडवाइजरी कमेटी या फिर एडवाइजरी बोर्ड। तो वो क्या है? एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि किस तरीके से वेजेस को फिक्स करा जाए। ठीक है, इसमें ना रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? इक्वल। देखो, इसमें 3 एम्प्लॉयर है, मतलब 3 कंपनी के मालिक हैं, तो वर्कर भी 3 होंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन भी 3 होंगे, और इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में से शायद एक बंदा चेयरमैन बन जाता है। फिर आता है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड स्टेट का भी हो सकता है, सेंटर का भी हो सकता है। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और जो स्टेट वाला एडवाइजरी बोर्ड है वो स्टेट बनाएगी।
उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा सबका। तो ये देखो, कोई भी कमेटी या बोर्ड है, उसमें अगर 3 मालिक हैं तो 3 एम्प्लॉयर होंगे और 3 ही पर्सन ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसमें जो एक पर्सन आएगा, इन तीनों में से एक बंदा चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है। वेजेस कैसे दी जाएगी? वेजेस नॉर्मली तो कैश में दी जाती है, पर गवर्नमेंट इसे चेंज कर सकती है कि बैंक में डाल दो या कोई और तरीके से पेमेंट कर दो। ठीक है। अब पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट, एम्प्लॉयर मस्ट पे नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस से कोई भी इंसान कम पैसा पे नहीं कर सकता। फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वर्क आवर, रेस्ट आवर सब फिक्स करती रहती है। फिर ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम वर्क आप बियॉन्ड टाइम कर रहे हो, मतलब 7 घंटे का काम था, उससे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उस आवर का भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको। वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्कर, अगर आप 2 अलग अलग तरीके के काम कर रहे हो तो उन दोनों की आपको अलग अलग मिनिमम जितनी वेजेस है वो तो मिलनी ही चाहिए। फिर पीस वर्क रेट आ गया, ये पर पीस मिलेगा। फिर मिनिमम टाइम रेट ये हमने देख लिया। फिर एक रजिस्टर जो होता है ना, रजिस्टर तो हर एक कंपनी को बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा इतना टाइम काम करता है, इतनी देर छुट्टी देते हैं, ये कंडीशन है, वो सब उस रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर रिकवरी करानी है आपको, रिकवरी और क्लेम एंड रिकवरी, मिनिमम वेजेस आपको कोई नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या करोगे? एम्प्लॉय या इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी को विद इन 6 मंथ। देखो, जो इंस्पेक्टर गया विजिट पे, उसने देखा कि ये तो मिनिमम वेजेस ही पे नहीं कर रहे, तो आपके बिहाफ पे वो अथॉरिटी को विद इन 6 मंथ में बता देगा कि भाई इस कंपनी में वर्कर्स को वेजेस अच्छे से नहीं मिल रही है। अथॉरिटी कैन ऑर्डर पेमेंट ऑफ ड्यू प्लस, अब देखो अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी बोलेगी भाई कंपनी के मालिक को कि तुम जो ड्यू पेमेंट है वो दो और कंपनसेशन दो 10 × अपील विद इन 30 डेज कर सकते हो आप। अपील का मतलब क्या है? अब यहाँ से जो डिसीजन आया कि ड्यू पेमेंट दो प्लस 10%, 10 × एक्स्ट्रा दो। अब ये आपका एम्प्लॉयर या कंपनी का मालिक बोले मैं नहीं मानता इस बात को, तो वो कहाँ अपील कर सकता है? अदर कोर्ट्स में अपील कर सकता है विद इन 30 डेज। या आपको वर्कर जो है उसको पसंद नहीं आया डिसीजन, तो वो भी विद इन 30 डेज अपील कर सकता है। पेनल्टीज किसी को याद रखनी है तो रख लो, पूछी नहीं गई है अभी तक, पर मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर मस्ट पे वेजेस इवन इफ अपील इज पेंडिंग। अगर आपने अपील डाली है, अपील पेंडिंग है अभी तक आपकी, तो उस केस में एम्प्लॉयर को पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये PYQ है। ठीक है, EPFO का। अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 द मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिवाइज एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। 5 साल में रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर C है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। हमने देखा रेंट तो इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्लूड होगा, बोनस नहीं होगा। ठीक है, बोनस नहीं होगा, C याद रखना इसे। और ना ही इसमें अकोमोडेशन होगा, हाउसिंग अकोमोडेशन वाला पॉइंट भी इसमें काउंट नहीं होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बात करता है? द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 अप्लाई टू, किस किस में अप्लाई होता है? एग्रीकल्चर में अप्लाई होगा, कौन करेगी? डिसाइड स्टेट। इंडस्ट्री में देखा जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री में सेंटर डिसाइड करेगी, कुछ में स्टेट। जैसे ऑयल फील्ड वाली होगी तो कौन करेगा? सेंटर। तो इसमें ये दोनों आ जाएगा, सी आंसर होगा इसका। ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस अंडर द एक्ट इज, कौन फिक्स करेगा इसे? इसको हम लिंक करेंगे CPI से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए आपको। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम है ना, जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करके देखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो नॉर्मल वर्किंग डे कितना होना चाहिए, एक अडल्ट कितने घंटे काम कर सकता है? तो एक अडल्ट कितने घंटे काम करेगा? 9 घंटे। और उसमें भी आपको 4 घंटे के बाद 1 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। और अडल्ट चाइल्ड कितना करेगा? 4.5 घंटे। ठीक है, याद रखना इसे। 6th क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ़ मिनिमम वेजेस आर नॉट पेड, अगर कोई मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है तो मैक्सिमम जेल कितने साल की हो सकती है उसे? 6 मंथ की।
अब हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले देख लो, ये ना ईपीएफओ का पीवाईक्यू है, ठीक है। ये 2023 में पूछा था या 21 में पूछा था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों पेपर एक साथ करे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कौन से में पूछा है। पर ये पीवाईक्यू है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के रेट दिए हुए हैं, इनमें से 3 रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें होता है, एक क्या होता है, मिनिमम पीस रेट। पीस रेट मतलब पर पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब कि एक बोतल भरने का मान लो आपको 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है। जितनी आप बोतल भर दोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, पर पीस मिलेगा, ठीक है। फिर होता है मिनिमम टाइम रेट। टाइम रेट क्या होता है, घंटे के हिसाब से। 1 घंटे का आपको 300 रुपये मिलेगा या 200 रुपये मिलेगा, जितने घंटे आप काम करोगे घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उसे बोल देंगे मिनिमम टाइम रेट। फिर होता है एक गारंटीड टाइम रेट। इसमें क्या है, मान लो यहाँ आपको मिनिमम वेज 20 बोतल भरने के बाद मिनिमम जितना आपको कमाना चाहिए था वो कमा लिया, या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा पैसे कमा लिए हो आपने। इसमें क्या होता है, मान लो आपने 15 बोतल भरी, 15 बोतल से भी आपने 300 रुपये नहीं कमाए, 300 से कम कमाए, मतलब 15 बोतल भरने के आपने 250 पैसे कमाए, ठीक है। पर मिनिमम कितना कमाना चाहिए था आपको, पूरे दिन में 300 कमाना चाहिए था। तो आपने काम भला ही 15 बोतल का करा है, पर पैसे आपको कितने मिलेंगे, 300 रुपये। इसमें मिनिमम वेजेस का ध्यान रखा जाता है कि जितनी फिक्स्ड वेज है उतनी तो आपको मिले। टाइम काम आपने चाहे कम कराओ, ठीक है। यहाँ आपने पर पीस में, पीस के हिसाब से चाहे 20 बोतल भरी हो, यहाँ आपने 15 ही बोतल भरी हो पूरे दिन में, फिर भी आपको पैसा मिनिमम वेजेज जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये क्वेश्चन इसी के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर भी बी है, कि इसमें बात कर रहा है मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन विच शैल बी अप्लाई टू एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ए पीस वर्क फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। तो उसको अच्छा पैसा मिल जाए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे गारंटीड टाइम रेट। बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की। अब इस एक्ट को मैं ऑलरेडी 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो इसमें बहुत इश्यूज़ आए, बट अभी 4th टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आई होप इस बार ये सही रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में हम बात करते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या है, क्यों आया। अब ये इसलिए आया कि जो लेबर क्लास या वर्किंग क्लास है ना, उसको वेजेस टाइमली मिले और डिडक्शन ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि कंपनी वाला तो किसी भी, आप छींक मारोगे और ऐसे बोल देगा, छींक मारी तुमने मेरे प्रोमाइसिस में, तो अब मैं आपके पैसे काट लूँगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया कि आपको टाइमली पेमेंट मिले, प्लस आपका डिडक्शन ना हो अनवांटेड अननेसेसरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लागू कहाँ होता है। तो पूरे इंडिया में लागू होता है। ये किस पे लागू होगा, जो भी इंसान 24,000 या 24,000 से कम पैसा कमाता है वो इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिमिट 18,000 थी, 2017 में चेंज करी गई, तो अब हो गई है 24K। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसको चेंज कर सकती है, ठीक है। जो भी पर्सन मैनेजर या सुपरवाइजरी पोस्ट पे हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाने की कैपेसिटी रखते हैं, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है इसे एवरी 5 ईयर बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इसके बेस पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल में इस डेटा को चेंज कर सकती है या इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, ठीक है। फिर इस एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी सेंटर से रिलेटेड काम होगा सेंट्रल लॉ बनाएगी, स्टेट से रिलेटेड काम में स्टेट लॉ बनाएगी। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है, जो आपको काम दे रहा है। फिर आता है फैक्ट्री, फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर डिफाइन है। फिर इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, इसमें रेलवे, ट्रमवेज, डॉक्स, माइन सब इंक्लूड होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी वेजेस की डेफिनेशन, वो हम देखते हैं डिटेल में। अब वेजेस क्या होगा, जो भी रेम्यूनरेशन आपको पे है वो आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ओवर टाइम, हॉलीडे, लीव पीरियड का जो पैसा है वो इंक्लूड हो जाएगा। इसमें वो वाला बोनस आएगा जो आपको टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आप इस कंपनी में काम करने के लिए आए थे तब आपको कंपनी के मालिक ने बताया था कि ये हम चीज़ें आपको देंगे, तो वो वाला बोनस वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा इसमें। पर कौन सा बोनस इंक्लूड नहीं होगा, जो एम्प्लॉयमेंट टर्म में नहीं आता है वो वाला बोनस पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रखना है। फिर टर्मिनेशन पेमेंट है वो भी आ जाएगी इसके अंदर। अमाउंट पेबल अंडर द स्टेटूटरी स्कीम, स्टेटूटरी स्कीम के अंदर जो पैसा आपको मिलेगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा इस वेजेस में। इंक्लूड क्या नहीं होगा, तो इसमें बोनस वाला वो पार्ट जो एम्प्लॉयमेंट टर्म में नहीं आता है
वैल्यू ऑफ एमिनिटीज़, लाइट, वाटर, मेडिकल, ये नहीं आएंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीएफ फंड में काउंट होता है, कटता है, वो भी नहीं आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं आएंगे, स्पेशल एक्सपेंस अलाउंसेस नहीं आएंगे, ग्रेचुटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आर नॉट पार्ट ऑफ वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, फिर आता है फिक्सेशन ऑफ वेजेस। फिक्स कौन करेगा वेजेस या फिक्स? फिर आता है हमारा फिक्सेशन ऑफ वेजेस। वो क्या होता है कि फिक्स कर दिया गया कि 1 मंथ के अंदर आपको क्या है, सैलरी वर्कर को देनी ही देनी है। 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं आप। उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस बनाए गए हैं जिसमें आप एक्सीड कर सकते हैं 7 से लेकर 10 दिन, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आपको अपने वर्कर्स को 1 महीने के अंदर अंदर सैलरी दे देनी है। आप 1 डे की सैलरी भी दे सकते हो, आप 7 डे की सैलरी दे सकते हो, आप 14 डेज़ की सैलरी दे सकते हो, आप 1 मंथ की सैलरी दे सकते हो। ठीक है, इस इंटरवल में आप सैलरी दे सकते हो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 2 महीने बाद सैलरी दूंगा, 3 महीने बाद सैलरी दूंगा, ये अलाउड नहीं है। उस इंसान को भी तो अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो विद इन मंथ आप उसको पेमेंट दे दो। तो ये फिक्स है, 1 महीने में पेमेंट देनी ही देनी है। फिर टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या रहेगा? अगर आपकी कंपनी में 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, मान लो 900 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 900 वर्कर को सैलरी आपको विद इन 1 मंथ देनी है। अगर आप एक्सीड कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 दिन एक्सीड कर सकते हो। 1 मंथ और 7 दिन लगा लो, कितने हो गए? 37 डेज़। 37 डेज़ में आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पे चार्जेस लग सकते हैं। फिर कोई किसी कंपनी में 1000 से ज़्यादा वर्कर है, मान लो 1100 वर्कर है, तो वो कब सैलरी दे सकता है? वो दे सकता है 40 दिन में। 40 दिन मतलब 1 मंथ प्लस 10 डेज़ एक्स्ट्रा ले सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेट कर दिया है किसी बंदे को तो उसे विद इन 2 डेज़ में सैलरी दे के फारिग करो, क्योंकि फिर अपना आगे जाके वो कहीं और जॉब ढूंढे। फिर आता है क्लोजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, विद इन 2 डेज़ ऑफ क्लोजर। अगर आप अपनी कंपनी बंद कर रहे हो तो उस कंपनी के बंद होने के विद इन 2 डेज़ में आप पेमेंट दे दो सारे वर्कर्स की। ठीक है, पहले वेजेस क्या होता था, कोइन करेंसी वगैरह में आता था, बट अब क्या है, चेक, क्रेडिट कर सकता है बैंक में सीधा। फिर इसके अंदर कुछ डिडक्शन होती है, जैसे फ़ाइन आ गया, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी आ गया, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज कर दिया आपने, कुछ हाउस अकोमोडेशन आपने ली है तो उस पर भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा ना। जैसे कंपनी, कुछ कंपनीज क्या हैं, घर भी देती हैं, पर उस घर का रेंट धीरे धीरे आपकी सैलरी से कट करती रहती है। फिर आपने कुछ कंपनी के मालिक से एडवांस ले रखा है, तो उसमें एडवांस ले रखा था उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कंपनी का मालिक आपसे काटता रहेगा। फिर जो टैक्स में पैसा जा रहा है या पीएफ फंड में आपका पैसा जा रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन काट लेगा वो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या इंश्योरेंस में जो पैसा जा रहा है उसका कुछ कुछ परसेंटेज काट के वो वहाँ जमा करवाता रहेगा। तो ये सारी डिडक्शन हैं जो इस वेजेस एक्ट के अंदर करी जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कुछ कांड कर दिया है, कुछ कर दिया है तो उसका फ़ाइन आपसे काट लेगा, ये अलाउड है, ये डिडक्शन कर सकता है इंसान, आपका कंपनी का मालिक कर सकता है ये। ठीक है, फिर आता है फ़ाइन। अब फ़ाइन क्या है, आप पे मान लो आपने कुछ नुकसान कर दिया, प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ कर दी, तो उसका कुछ फ़ाइन लगेगा आप पे। तो फ़ाइन कैसे लगेगा, आप ये हो आप, ठीक है, ये है कंपनी। तो कंपनी पहले क्या है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएगी, वहाँ से परमिशन लेगी, परमिशन लेके आएगी वापस और फिर आप पे क्या करेगी, फ़ाइन लगा देगी। अब फ़ाइन कितना होना चाहिए, फ़ाइन आपका 3% से ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर आप सैलरी आपकी 100 रुपये है तो उसका 3% हो गया 3 रुपये। 3 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा फ़ाइन। ठीक है, एक रजिस्टर रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, उसमें सब कुछ लिखना है कि फ़ाइन कितना है, मेंबर कितने हैं, सब कुछ डिटेल आपके वर्कर्स की होनी चाहिए। वो आपका टाइम टू टाइम आके इंस्पेक्टर चेक कर सकता है, और ये इंस्पेक्टर अपॉइंटेड किसके द्वारा होगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, ये इंस्पेक्टर आएगा आपकी कंपनी में रेगुलर चेकअप रूटीन के लिए कि आपके वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पैसा टाइमली मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई आप एक्स्ट्रा डिडक्ट तो नहीं कर रहे। अगर उसको लगता है कि कर रहे हो तो आप पे फ़ाइन 3000 तक का लग सकता है। और ये रिकॉर्ड कितने टाइम तक का चेक हो सकता है, पास्ट 3 ईयर का, पुराने 3 साल का रिकॉर्ड चेक करा जा सकता है आपका। तो 3 साल का रिकॉर्ड आपको रखना ही पड़ेगा, और ये है हमारा PYQ। ठीक है, अब जो फ़ाइन यहाँ से कलेक्ट हुआ उस फ़ाइन का क्या करेंगे, कंपनी का मालिक उस फ़ाइन का क्या करेगा, उस फ़ाइन को वर्कर के वेलफेयर में यूज़ करेगा।
ठीक है। अब यहाँ जो हमने डिडक्शन पढ़ी थी ना, वो डिडक्शन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, अप टू 50% हो सकती है। मान लो आपकी सैलरी 100 है तो उसमें से 50 रुपये डिडक्शन में कट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक केस है जहाँ पे 75% डिडक्शन हो सकती है, वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में 75% डिडक्शन हो सकती है। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 75 तो कंपनी वाले काट लेंगे, 25 रुपये आपको दे देंगे किलो, ऐश करो 1 मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब जो ये फ़ाइन है ना, विदिन 60 डेज़ लगेगा। आपने कुछ कांड कर दिया है तो विदिन 60 डेज़ जो कंपनी का मालिक है आप पे फ़ाइन लगा देगा। और विदिन आप अगर 90 डेज़ चले गए हैं, 90 डेज़ हो गए हैं उस बात को, तो उसके बाद उस पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। ये दोनों डेटा याद रखना, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चेंज करा था बाद में। अब फ़ाइन किस पे लगेगा? जो 15 साल से बड़ा है उस पे फ़ाइन लगेगा। जो 15 साल से छोटा या चाइल्ड है उस पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। बिलो 15 ईयर वाले पे कोई फ़ाइन नहीं लग सकता। ठीक है। फिर डिडक्शन फॉर एब्सेंस, अगर आप ड्यूटी पे नहीं आए हैं तो उस टाइम पे आपका कुछ पैसा कटेगा। ठीक है। तो स्ट्राइक विदाउट नोटिस, अगर आपने नोटिस नहीं दिया है, 10 या मोर वर्कर स्ट्राइक पे बैठे हो तो आपका 8 दिन का पैसा काट लिया जाएगा, अप टू 8 डेज़ का। स्टे इन स्ट्राइक मतलब आप काम करने तो आए हो पर आप काम कर नहीं रहे हो, स्ट्राइक पे बैठ गए हो, काम करने से मना कर दिया है, तो वो आपका पीरियड एब्सेंस की तरह काउंट होगा, उसमें भी आपकी डिडक्शन हो जाएगी। फिर ये डिडक्शन तो आपको पता ही है, इंस्पेक्टर अपॉइंट कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो, हु कैन फाइल ए क्लेम, क्लेम कौन फाइल कर सकता है? आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आपको टाइमली वेजेस नहीं मिल रही हैं, आप पे डिडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्लेम कौन कर सकता है? आप खुद कर सकते हो। जो इंस्पेक्टर आपके विजिट के लिए आया था वो भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कर सकता है। ठीक है। एनी पर्सन विद परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, कोई भी आपका परिवारजन भी कर सकता है अथॉरिटी से परमिशन लेके। अब टाइम लिमिट क्या रहती है? अब आप कब क्लेम फाइल कर सकते हो? तो वो होता है 12 मंथ। विदिन 12 मंथ में आप फाइल कर दो। कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं कि डिले का रीज़न अगर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो आफ्टर 12 मंथ भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है। अब क्लेम आप कहाँ कौन कौन सी अथॉरिटी के पास कर सकते हो? कमिश्नर फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इस एक्ट के अंदर जो ये इंसान है ना उसके अंडर में आप कर सकते हो। रीजनल या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, उसको भी आप जाके बता सकते हो अपनी बात। और वो पर्सन क्या होना चाहिए? उसके पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी अपॉइंट हो सकता है एज अथॉरिटी, बट एक क्राइटेरिया है, उसके पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट हो सकता है। कोई भी अदर ऑफिसर हु हैज़ बीन जज और मजिस्ट्रेट, वो भी अथॉरिटी हो सकता है। तो आपके लिए एक से ज़्यादा अथॉरिटी हो सकती है सेम एरिया में। ठीक है। तो आप इनको जाके अपना दुखड़ा सुना सकते हो, ये आपके क्लेम को सुनेंगे। ठीक है। जैसे ही आप अथॉरिटी के पास जाओगे, अथॉरिटी कुछ बोलेगी कि भाई ये डिसीजन है। अब देखो अथॉरिटी क्या बोलेगी। अथॉरिटी के पास गए, अथॉरिटी डिसीजन लेगी कि आपका पैसा सही कटा है या गलत कटा है। तो आपका पैसा गलत कटा है मान लो, उस केस में वो एम्प्लॉयर या कंपनी के मालिक को बोलेगी कि भाई इसका जो ड्यू पैसा है वो दे दे, और कॉम्पनसेशन कितना दे दे? इंटू 10 या फिर 3,000, इनमें से जो लेस है वो पे कर दे। ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये चीज़ देख सकते हो आप। अगर रॉन्ग डिडक्शन हुआ है तो जो आपका रिफ़ंड है वो मिल जाएगा, और 10 इंटू आपका डिडक्शन मिल जाएगा। डिले पेमेंट हुई है तो जो पेमेंट है और कॉम्पनसेशन आपको 15 से 3,000 के बीच में मिल जाएगा। अगर मान लो आपने आज केस करा कि आपकी 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, आप अथॉरिटी के पास गए, आपने बताया, आपका केस आपने केस डाल दिया है। इसी बीच में कंपनी का मालिक आपको पैसे दे देता है, पर अथॉरिटी को अब पता चल गया कि इस कंपनी के मालिक ने पैसा टाइम पे नहीं दिया, तो उस केस में भी इस पे फाइन लगेगा अप टू 2,000 तक का। ठीक है। अब जो आपका केस है वो कितना टाइम तक लंबा चल सकता है? तो 3 मंथ में डिस्पोज कर दो। अब वर्कर बेचारा के चक्कर ही काटते रहेगा क्या? वो अपना काम भी तो देखेगा। तो विदिन 3 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फिनिश करो केस को। बहुत सारे एम्प्लॉयर मिलके आपस में
जो बहुत सारे वर्कर्स आपस में मिलके एक क्लेम फाइल कर सकते हैं। आप 4 जनों की सैलरी एक साथ वर्कर्स को नहीं मिली है। देखो, अब 4 जन हो, आपके चारों दोस्तों को सैलरी नहीं दी है आपके मालिक ने, तो उस केस में आप चारों क्या करोगे, एक ही केस फाइल कर दोगे। फिर केस फाइल कर दिया, विदिन 30 डेज में बता देंगे आपको क्या चक्कर है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब आपको वो सोल्यूशन अच्छा नहीं लगा, ना ही आपके कंपनी मालिक को अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो विदिन 30 डेज। जो ऑर्डर आया है उसके विदिन 30 डेज में आप क्या करोगे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाके अपना अपील सुना सकते हो। ये पेनल्टी है, याद रखना चाहो रख लो, अभी तक पूछी नहीं है पर मैंने इसमें डाल दी। अब देखो, जो आपका कंपनी का मालिक है ना, वो जो नोटिस देगा या जो भी चीज़ें लिखेगा, तो वो किस लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। या तो इंग्लिश में लिख दो, या मेजोरिटी ऑफ वर्कर है ना जो उस भाषा को समझ पा रहे हैं, उस भाषा में लिख दो। फिर आता है अनडिस्बर्स्ड वेजेस। अब अनडिस्बर्स्ड वेजेस मतलब आपकी डेथ हो गई या आप मिसिंग हो, तो अब बेचारा जो आपका कंपनी का मालिक है वो किससे सैलरी दे, तो वो सैलरी दे देगा आपके नॉमिनेटेड पर्सन को, या फिर उसको अथॉरिटी को डिपॉजिट करा देगा कि भाई ये सैलरी उस फला फला बंदे की है, आप दे देना उसको, मैं अब डिस्चार्ज हुआ, मैं अब फारिग हुआ, मेरी अब उस बंदे के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है। फिर इस चीज़ को आप देख लेना, देखना चाहो तो। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, PYQ है। एन एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 शुड द एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग द मैक्सिमम मंथली। कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो वो हमने पढ़ी थी 24 की, 36 की। तो ये क्यों आया था, ये आया था कि टाइमली वेजेस मिले लेबर क्लास को, ठीक है, जो काम कर रहा है उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ज़्यादा उसकी डिडक्शन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए आया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कितने टाइम में वेजेस दे देनी है, तो वो होता है 1 मंथ। 1 मंथ में आप उसकी पेमेंट दे दो, क्लियर कर दो भाई, उससे ज़्यादा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते मैं 6 महीने बाद दूंगा या 1 साल बाद दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। मंथली टू मंथली आपको पेमेंट देनी है, जिससे कि उसका भी रोजगार, उसकी भी दिनचर्या चलती रहे। फिर क्या होता है, जब किसी फैक्ट्री में 1000 से कम लोग हों, ठीक है, 1000 से कम वर्कर हो, मान लो 900 वर्कर हैं, कितने दिन का एक्सीड कर सकते हैं, मतलब 1 मंथ में तो देनी होती है, पर कितने दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो वो होता है 7 डेज। 7 डेज का डिले होगा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर कहीं किसी संस्था में क्या है, 1000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो अब इतने लोगों को सैलरी देने में टाइम भी लगेगा ना, तो उसके लिए कितने एक्स्ट्रा डेज लग सकते हैं, 10 डेज, मतलब 1 मंथ प्लस 10 डेज, ठीक है, 40 डेज। फिर एक होता है टर्मिनेशन, किसी की जॉब से निकाल दिया आपने, तो जॉब से निकाला है तो उसका पूरा हिसाब किताब कितने दिनों में आपको कंप्लीट कर देना है, विदिन 2 डेज। विदिन 2 डेज में उसकी छुट्टी करो। अगर आपने निकाल दिया है तो उसे अच्छे से जाने दो, उसकी सैलरी दो 2 दिन के अंदर और जाने दो। फिर क्या होता है, अब लेबर कहीं काम कर रही है तो उससे कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ छुट्टी वगैरह मार लेते हैं, तो फाइन्स लगते हैं ना। अब फाइन लगेंगे तो फाइन कितना फाइन लग सकता है, जैसे सैलरी है 100 रुपये तो उसका 3%, 3 रुपये, मैक्सिमम कितना, 3% फाइन लग सकता है सैलरी का, 3% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर क्या होता है कि अभी कोई फैक्ट्री में चाइल्ड भी तो काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। अब बच्चे से कुछ टूट फूट हो गई, मतलब बच्चा कौन सा, 15 ईयर से कम वाला, ठीक है, 15 ईयर से कम वाला, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा तो उस पर फ़ाइन नहीं लगेगा। 15 साल से कम किसी से नुकसान हो जाए तो उस पर फ़ाइन नहीं लगेगा। और फ़ाइन लगाने के लिए क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होती है, प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। किससे लेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट से लेगा, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो फ़ाइन है कितने टाइम में लगा सकते हो, विदिन 60 डेज। कुछ एक्ट हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, उसके विदिन 60 डेज में आप फाइन लगा लो। फिर क्या होता है, ये ना जो भी मालिक होता है कंपनी का, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा उन्हें अपने ऑफिस का, कि क्या डिडक्ट हो रहा है, क्या फाइन लग रहा है या कैसे भी हो रहा है, कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो सब एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप पे क्या लगेगा, आप पे फाइन लगेगा।
फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने की। फिर जो ये रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं ये लोग, तो अब आप मानो कोई कंपनी 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो वो क्या अपना इतना टाइम का मेंटेन रखेगी? तो नहीं। कितने टाइम का मेंटेन रखना है, कितने टाइम का आपके अथॉरिटी को इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है, वो है 3 साल का। आपको प्रीवियस 3 साल के रिकॉर्ड होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये PYQ है, याद रखना इसे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर मैक्सिमम वेजेस पीरियड कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आप। 1 महीने में सैलरी दे दो। अगर प्रोबेशन पीरियड वगैरह वैसी कुछ बात है तो वो अलग, उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, वो इस एक्ट में नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन कांट बी मेड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर कौन सी डिडक्शन काउंट नहीं होगी? तो अभी हमने पढ़ा एब्सेंस है ड्यूटी से, तो वो डिडक्ट कर लेगा 1 दिन का पैसा या जितने भी दिन आप एब्सेंट हो। फिर आता है डिडक्शन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ फंड में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो वो भी डिडक्ट कर लेगा, ये बात भी सही है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग हाउसिंग रेंट के लिए भी डिडक्शन हो जाएगी। अगर आपको कंपनी का मालिक घर प्रोवाइड करा रहा है तो उसके पैसे भी काट लेगा, ठीक है। फिर आता है डिडक्शन फॉर डैमेज टू एम्प्लॉयर्स गुड विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो इसके लिए आप जो फाइन या डिडक्शन होता है उसके लिए क्या है, प्रायर अप्रूवल तो लेनी होती है ना, तो विदाउट प्रायर अप्रूवल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अप्लाई टू पर्सन अर्निंग वेजेज अप टू, कितनी इनकम होगी तब ये लगेगा एक, तो वो है ना 2017 में एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंडर जो इंसान 24,000 रुपये कमा रहा है ना, वो इस एक्ट के अंदर आएगा। 24,000 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो कोई और एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। और वैसे क्या होता है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हर स्टेट अपना अलग अलग डिसाइड करती है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ एम्पावर्ड टू हियर क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट अंडर दिस एक्ट? अगर इस एक्ट के अंदर कुछ डिडक्शन वगैरह या कुछ काम हो रहा है वो कौन देखेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर स्टेट देख रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी, बेसिकली क्या होता है, लेबर इंस्पेक्टर या कमिश्नर होता है, पर उसको स्टेट या सेंटर किसको भेज रही है वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। द एम्प्लॉयर मस्ट पे द वेजेज ऑफ एम्प्लॉई इन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1,000 वर्कर विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ द वेजेस पीरियड एंड? अब क्या होता है, ये वही बात है कि 1,000 से कम लोग हैं किसी कंपनी में, 1,000 से कम लोग हैं किसी कंपनी में, तो उनकी पेमेंट कितने दिन डिले हो सकती है? तो वो हो सकती है 7 डेज। विद इन मंथ तो देनी है, ये तो सबके लिए है, पर अगर 7 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो तो कोई दिक्कत चल रही है तो, ठीक है। और अगर 1,000 से ज़्यादा हुए तो कितने दिन लगेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। इफ़ एन एम्प्लॉइज इज़ टर्मिनेटेड वेजेस मस्ट बी पेड विद इन। अगर क्या है, आपको जॉब से निकाल दिया है तो आपको कितने दिन में जो आपकी वेजेस या सैलरी रह गई वो कितने दिन में पे करनी पड़ेगी? विद इन 2 डेज, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो फाइन होता है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है, 3%, ठीक है। बी आंसर इसका, जितनी सैलरी है उसका 3% आप फाइन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 द मैक्सिमम वेजेज लिमिट कितनी है? पहले कितनी थी? 18,000 थी। अभी 2017 में अमेंडमेंट हो गई, कितनी हो गई? 24,000। जो 24,000 कमा रहा है वो इस एक्ट के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कि उससे कम कमा रहा है तो भी आएगा, ज़्यादा कमा रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये है PYQ, ये शायद 2017 में पूछा था या 2023 में पूछा था, मुझे याद नहीं है, पर ये है PYQ APFC का, ठीक है। देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन द रजिस्टर। अब क्या है, एक रजिस्टर तो तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वेजेस पेड एंड डिडक्शन। उसमें क्या है, जो वेजेस तुम दे रहे हो या जो डिडक्शन कर रहे हो तुम, ठीक है, वो सब उसमें लिखनी पड़ेगी। तो फिर इसमें क्या बोल रहा है कि वो रजिस्टर को कब तक तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है? तो वो होता है 3 ईयर। 3 ईयर तक तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी लेबर इंस्पेक्टर या जो भी इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होगा इस चीज़ के लिए, वो आके आपके 3 साल के पीछे के 3 साल तक के रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो इसी तरीके से हम सारे 8 या 9 जितने भी एक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये लेबर लॉज की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में भी बात करेंगे। अब क्या है, आप PYQ जब देखोगे ना APFC का, जो हम यहाँ पे 8 या 9 एक्ट डिस्कस करेंगे ना,
उनमें से आपको 3 या 4 एक्ट मिल जाएंगे पेपर में, जो हमने वीडियो में डिस्कस करा है उन्हीं 8-9 वीडियो में से। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, अच्छे से देखनी है, बार बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने से ही चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो क्या है, बोनस मिलने की खुशी सबको होती है, दिवाली के टाइम पे मिलता है। आज हम ये भी जानेंगे कि दिवाली के टाइम पे ही क्यों मिलता है, बोनस आगे पीछे क्यों नहीं मिलता, वो सब इस लेक्चर में देखेंगे। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था, ये याद रखो आप। तो ये क्यों आया था? अब क्या है, कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है और लेबर क्लास को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसलिए आया ये, जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कुछ बोनस दे दे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाता है, एक्स्ट्रा होता है, जितनी आपकी सैलरी होती है प्लस ये मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें वो वाली फैक्ट्रीज आ जाएंगी जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वो फैक्ट्री क्या करेगी, वो अपनी फैक्ट्री बोनस पे करेगी इन लोगों को, अपनी लेबर क्लास को। तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है कि 20 से कम वालों को भी बोनस दे सकती है? हाँ, कर सकती है। तो वो कितना हो गया, 11 से 20 के बीच वाले लोगों में बोनस बंटेगा, ये सरकार घोषणा कर सकती है। तो 11 से कम वाले को नहीं मिलेगा। पता चल गया कौन कवर्ड है, क्यों कवर्ड है, ठीक है। इसमें एग्जेम्पशन क्या है, इसमें ना ये LIC, GIC, RBI, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल वगैरह नहीं आते हैं इस एक्ट में, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या आएगा, फैक्ट्रीज आएगी जिसमें 20+ एम्प्लॉयज़ हों। एक बात और मान लो, अब फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है तो वो बोनस कैसे देगी भाई? तो इसका मतलब वो बोनस देना बंद कर देगी? नहीं। एक बार कोई फैक्ट्री वाले ने बोनस देना स्टार्ट कर दिया तो ये कंपल्शन बन जाती है कि वो बोनस देगा ही देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब क्राइटेरिया देखते हैं किसको बोनस मिलेगा, जिसने 30 दिन काम करा हो, ठीक है। कोई वर्कर है, वो 1 महीने किसी फैक्ट्री में काम कर लिया, तो 1 महीने के बाद उससे बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आगे भी वो वहाँ काम करता है तो, ठीक है। मिनिमम कितने दिन काम करना चाहिए? 30 दिन। कितनी सैलरी होगी तो बोनस मिलेगा? 21,000, ठीक है। 21,000 से ज़्यादा होगी तो बोनस नहीं मिलेगा, पर 21,000 से सैलरी कम है तो बोनस देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सैलरी सीलिंग लिमिट क्या है? 21,000, याद रखने से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, किसको बोनस नहीं मिलेगा? तो जो फ्रॉड कर गए, वॉयलेंस क्रिएट कर दी, चोरी कर ली, मिसकंडक्ट कर लिया, जो भी उल्टे पुल्टे काम करेंगे उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जितनी सैलरी होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बोनस निकलता है। और इसमें हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जो न्यूमेरिकल APFC में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, जितनी तुम्हारी सैलरी है एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि इतना बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 8.33% आपकी सैलरी का 8.33% तो आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा अगर मैक्सिमम दे सकते हो तो आप 20% दे लो, ठीक है। इससे कम नहीं दे सकते और इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम इतना दे सकते हो, मिनिमम इतना दे सकते हो, ये लिमिट पूछ लेते हैं, याद रखनी है इसे। फिर ये होता है एक सेट ऑन और सेट ऑफ। सेट ऑन सेट ऑफ का क्या कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रॉफिट चल रहा है कंपनी का, तो उसे ठीक है, अपना फ़ायदा है उसका, बोनस दे सकती हो। अब क्या हुआ, अब ये प्रॉफिट में क्या करेगी, बोनस दे रही है, तो इसमें कुछ प्रॉफिट जो बच जाएगा ना, वो क्या करेगी, वो सेट ऑन में डाल देगी। ऑन में मतलब कि यहाँ पे जमा कर देगी उस प्रॉफिट को, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक? 4 साल तक। 4 साल तक उस बोनस को वो कैरी फॉरवर्ड, जो प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा। सेट ऑफ में क्या होता है, अब कंपनी मान लो घाटे में चल रही है, अब कंपनी खुद घाटे में चल रही है तो कैसे बोनस पे करेगी? जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करा था ना, उस वाले प्रॉफिट को लाएगी और यहाँ सेट ऑफ वाले में दे देगी, ठीक है। समझ में आया? अगर मान लो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो मिनिमम इतना तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। एक बार बोनस देना स्टार्ट हो गया तो बोनस देना पड़ेगा, चाहे उस फैक्ट्री में उसके बाद 1 वर्कर हो या 1000 वर्कर हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें एक टाइम पे 20 वर्कर थे तब उसने बोनस देना स्टार्ट करा था, तो अभी भी उसे बोनस देना पड़ेगा। किन लोगों को मिलेगा? जो 21,000 रुपये कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं, उसे क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। पर जिनकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं है बोनस लेने के लिए, ठीक है। सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड कराएंगे सरप्लस को, सेट ऑफ में डेफिसिट में उसको यूज़ कर लेंगे। एक रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा, ये जितने भी एक्ट है ना लेबर के लिए, उसमें एक रजिस्टर तो तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो भी मालिक है उसको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा अपना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम देखते हैं पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड। अब देखो,
इसमें एक कंसेप्ट आता है ग्रोस प्रॉफिट का। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट जो बैंकिंग कंपनी है उनके लिए फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है और अदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। अब इस ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा ना, उससे हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकालेंगे, अवेलेबल सरप्लस और अलोकेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस क्या होता है? जितना भी ग्रोस प्रॉफिट है ना, उसमें से हम डेप्रिशिएशन, डेवलपमेंट अलावेंसेज, डायरेक्ट टैक्सेस और अदर प्रायर चार्जेस हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। अब जो यहाँ से अवेलेबल सरप्लस आएगा ना, उसी की हेल्प से हम अलोकेबल सरप्लस निकालेंगे। अब अलोकेबल सरप्लस जो होता है ना, वो बैंकिंग कंपनी के लिए 60% रहता है और अदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए 67% रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अवेलेबल बैलेंस आएगा, अवेलेबल सरप्लस आएगा, उसका 60% बैंकिंग कंपनी के लिए यूज हो जाएगा और 67% हम निकालते हैं अदर इस्टेब्लिशमेंट के केस में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, अवेलेबल सरप्लस क्या है और अलोकेबल सरप्लस क्या है। सेट ऑन सेट ऑफ का आपको पता ही है कि ये 4 साल तक चलता है कंसेप्ट। अगर प्रॉफिट हाई है तो वो 4 साल तक डालते जाओ और उसको यूज़ कर लेना। लो है तो 4 अकाउंटिंग ईयर तक जो प्रॉफिट तुमने सेव करा था उसमें से बोनस दे दो, क्योंकि एक बार जब बोनस देना स्टार्ट हो जाता है तो हमेशा के लिए बोनस देना पड़ता है। बोनस के लिए क्राइटेरिया आपको पता है, 30 डेज होने चाहिए काम मिनिमम, और फ्रॉड और उसके केस में कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ याद रखना, अगर बोनस मान लो मिनिमम बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा, किसी ने 30 दिन आपके यहाँ काम किया है तो मिनिमम बोनस कितना हो सकता है? या तो उसकी सैलरी का 8.33% दे दो या फिर 100 रुपीज़, इन दोनों में से जो चीज़ हाइयर हो। अगर 8.33% 110 रुपये बनता है तो ये दो, और अगर ये 100 रुपीज़ ज़्यादा बन रहे हो और यहाँ पे सिर्फ 90 रुपीज़ बन रहे हैं तो 100 रुपीज़ दो। तो जो इन दोनों में से हाइयर होगा वो वाला मिनिमम बोनस जाएगा। मैक्सिमम 20% तक दे सकते हो। कैलकुलेटिंग सीलिंग आपको पता है कि 7,000 या फिर मिनिमम वेजेज, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो दे दो। कैसे? देखो, अगर मिनिमम वेजेज 9,000 है तो बोनस 9,000 पे कैलकुलेट होगा, 7,000 पे नहीं होगा। अगर मिनिमम वेजेज 6,000 है तो हाइयर क्या है हमारा? 7,000 वाली सीलिंग, तो बोनस किस पे कैलकुलेट होगा? 7,000 पे। ठीक है, फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस। अब देखो, अगर आपने ऑल वर्किंग डेज पूरे साल में काम नहीं करा है तो उसको इसमें मिनिमम बोनस जो है 100 या फिर 60 मिलेगा। सेल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस, 100 या 60 रिड्यूस कर दिया जाएगा। 100 किस केस में रिड्यूस करा जाएगा? जब आप 15 साल से ज़्यादा सर्विस में हो, और 60 रुपये किस केस में करा जाएगा? जब बिलो 15 ईयर आपने काम करा हो। तो देख लो, अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने काम करा है तो मिनिमम बोनस उसका 50% हो जाएगा। अब टाइम लिमिट क्या होती है बोनस पेमेंट की? 8 मंथ होती है। 8 मंथ में दे दो आप कभी भी, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अप टू 2 ईयर बाय द गवर्नमेंट। कोई भी न्यू इस्टेब्लिशमेंट है उसको बोनस नहीं देना होता 5 साल तक। इनमें से आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे तो देख लेना। रिकवरी ऑफ बोनस क्या होती है? उसके लिए अथॉरिटी अपॉइंट करी जाती है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में। इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पेनल्टीज आज तक तो पूछी नहीं गई है, पूछ ले तो ये यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट मैं आपको ना MCQs के थ्रू समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एन एम्प्लॉय विद वेजेज ऑफ इतना 25,000 कमाता है पर मंथ, तो क्या वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए? नहीं होगा, क्योंकि लिमिट क्या है? 21,000। जो 21,000 कमाएगा उसे बोनस मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये है नॉट एलिजिबल। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ का जो है ना, सेट ऑफ अंडर सेक्शन 15, उसका मतलब क्या है? सेट ऑफ में क्या होता है? डेफिसिट के टाइम पे जो हमने पहले सरप्लस रखा हुआ था वो यूज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ अलोकेबल सरप्लस डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट के टाइम पे जो हम फंड यूज़ करेंगे उसे बोल देंगे। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज मस्ट वर्क इन अकाउंटिंग ईयर टू बी एलिजिबल फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबल कौन होगा? जो 30 दिन काम कर लिए। ठीक है, अब क्या होता है फॉर बोनस कैलकुलेशन? अब क्या, बोनस कैलकुलेशन भी 2-3 तरीके से होती है। बोनस कैलकुलेशन में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले कि सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस DA दोनों लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे हम? मतलब 21,000 की लिमिट दे चेक करेंगे। फिर उसमें क्या होता है, एक है ना सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट, वो होती है 7,000 की। ठीक है, ये पूछ लेते क्वेश्चन, याद रखना। 7,000 की सीलिंग हो
या फिर मिनिमम वेजेस। मान लो मिनिमम वेजेस किसी जगह 8,000 है और सीलिंग 7,000 की है, तो जो ज़्यादा होगा ना वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, वो वाली लिमिट को यूज़ करा जाएगा, ये याद रखना आपको। तो फॉर बोनस कैलकुलेशन सैलरी कितने पे कैप लगाई गई है, सैलरी कितने पे सीलिंग लगाई हुई है, तो 7,000 या फिर मिनिमम वेजेस जो हायर होगी वो वाली। अब हम देखते हैं सेट ऑन का मतलब क्या है इसमें हम सरप्लस को भेज देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, सरप्लस बोनस फॉर 4 साल के लिए। फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन बोनस इज पेएबल। जो 5 साल जो फर्स्ट 5 ईयर होते हैं ना, तो बोनस कब पेएबल होगा, जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओनली इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट। कोई कंपनी स्टार्टिंग के 5 साल में अपना नुकसान ही नुकसान झेल रही है तो बेचारी कहाँ से बोनस पे कर देगी, तो वो बोनस पे नहीं करती है। स्टार्टिंग के 5 साल ऑपरेशनल हो तो उसमें बोनस तभी पे होगा जब वो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। फिर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फ्रॉड करेगा तब, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। एन एस्टेब्लिशमेंट विद 15 एम्प्लॉय कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द एक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि किसी कंपनी में 15 एम्प्लॉय है तो क्या वो उस पर बोनस एक्ट लगेगा। वैसे तो 20 लोग होंगे, 20 से ज़्यादा लोग होंगे तब बोनस एक्ट लगेगा उस पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस कंपनी पे बोनस वाला एक्ट लागू करें तो गवर्नमेंट करवा सकती है। कितने लोगों तक, जब वहाँ 11 लोग भी है ना तब भी वो करवा देगी। तो यस बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर वैसे तो एलिजिबल है नहीं है पर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन देख के आपको आंसर देने हैं। नो नेवर का क्या मतलब है, 15 लोग जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ लगता है ना गवर्नमेंट लगा दे तो ये गलत हो गया। यस बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सही बात है। थोड़ा आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या वो मैम ने तो बोला था 20 लोग होंगे या 20 से ज़्यादा होंगे तभी बोनस एक्ट लगेगा, तो मैम ने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी पे जहाँ 11 से लेके 20 लोग तक काम कर रहे हैं उसमें लगा सकती हैं, 11 लोग वालों पे भी लगा सकती हैं। पर हाँ अगर 10 वर्कर कहीं काम कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से भी नहीं लगा सकती, ठीक है। 11 से 20 में के बीच में लगा सकती है, तो यहाँ कितने थे 15, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से लगा सकती है। फिर है 9th क्वेश्चन। इफ एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर 20% बोनस बट एम्प्लॉयर प्रॉफिट अलाउ ओनली 15%, द पेड बोनस विल बी। अब क्या है कि एम्प्लॉयर तो एलिजिबल है 20% बोनस के लिए, पर जो एम्प्लॉयर है ना उसका प्रॉफिट कितना अलाउ करता है 15%, तो जो अलाउ करता है वही, क्योंकि मिनिमम लिमिट 8.33 थी, इससे कम नहीं कर सकता। इससे कम होगा तो इतना लाना पड़ेगा, पर इसके बीच में 20% तक कर सकता है, ठीक है। अभी है ना 10th क्वेश्चन है और ये क्या है APFC में पूछा गया है, कब 2023 में। अब लेवल देख लो आप, इसमें आपसे बोनस जो है ना कैलकुलेट करवाया है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दिवाली पे बोनस क्यों मिलता है। बोनस कब मिलता है, जब जो एंड होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, कब होगा, मार्च में। उसके बाद के 8 मंथ में जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना उसके विदिन 8 मंथ में बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो 8th मंथ कब होगा, नवंबर में, और वही उसी के अराउंड दिवाली आती है, इसीलिए इसे दिवाली बोनस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये ना APFC में पूछा है 2023 में। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये कोचिंग इंडस्ट्री ने भी इसके 2 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पर कोचिंग इंडस्ट्री ने फिर भी इसे गलत कर रखा है। 2 आंसर दे रहे हैं, कोई 8,000 निकाल रहा है, कोई 10,000 निकाल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमने ना 2 चीज़ें याद रखनी है। मैंने बताया आपको एक सीलिंग लगाई होती है गवर्नमेंट ने कितनी, 7,000 की। या तो वो 7,000 मानेंगे या वो मिनिमम वेजेस मानेंगे, ठीक है। मिनिमम वेजेस अगर 9,000 भी हुई तो जो हायर होगी वही काउंट होगी, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना था इसमें, इसी की वजह से 2 आंसर निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखते हैं। एन एम्प्लॉय वर्किंग टू एन एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉ ए मंथली वेजेस ऑफ 9,000 एज ए फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब क्या है, कोई इंसान है वो मिनिमम वेज कमा रहा है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इतनी मिनिमम वेज है किसी चीज़ की, वो उतने 9,000 पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है क्योंकि वो 21,000 से कम कमा रहा है। समझ में आया। अब क्या है, 10% के रेट से बोनस मिल रहा है। बोनस मिनिमम कितना मिल सकता है, 8.33 और मैक्सिमम 20%। तो कैसे बोनस कैलकुलेट होगा। अब हमने देख ली कि ये मिनिमम वेजेस है 9,000 और कैप जो लगाई थी गवर्नमेंट ने वो 7,000 थी, तो हम वो चीज़ लेंगे जो हायर होगी। तो मिनिमम वेज हायर है तो हम यहाँ क्या लेंगे, 9,000 रुपये।
ठीक है, उसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 मंथ का निकाल रहे हैं, 12 मंथ का निकाल रहे हैं, और उसके साथ हम 10% से कर देंगे, तो उसका आंसर आएगा 10,800। अब निकाल के देख लो, 9,000 इंटू 12 करो, 12 नीम 108, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 10% निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 100, ये गया, तो इतना आ जाएगा 10,800 रुपये। अब उसमें कैसे निकाला हुआ था, किसी किसी कोचिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से निकाला हुआ था कि जो ये दिया है ना 9,000, अब इसने बोला कि लिमिट तो गवर्नमेंट की 7,000 थी भाई, तो उसको 7,000 से 12 से मल्टीप्लाई करके इंटू 10% कर दिया, तो इसलिए वो गलत निकला। हमें क्या करना है, इसने अगले ने पहले ही मेंशन करा है कि मिनिमम वेजेस इतनी है, जो हायर होगी हम वही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना। अब लेवल देख लो आप, क्या होता है कि अभी पहले एक्ट पूछते थे सीधे, अभी उस पर न्यूमेरिकल भी पूछने लगे हैं, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 23 का ही पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा अपने तैयारी को बढ़ाओ भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और इस क्वेश्चन के लिए तो आपको मुझे लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल।